सपने उन्हीं के सच होते हैं जो रातों को भी जागते हैं। हौसले जिनके ऊंचे हों वो मंजिलों को जरूर पाते हैं। खुद पे रोज मेहनत करें तो किस्मत भी साथ निभाएगी। छोटे छोटे बदलाव करें तो मंजिल भी मुस्कुराएगी। बस खुद पे काम कर लें तो जिंदगी बदल जाएगी। उधरे रिश्तों को वो कर देती है रफू, उनका होना ही माहौल में भर देता है खुशबू। और यूं तो दुनिया ने बहुत हमारा भी परिचय दिया, पर नो बडी कुड इंट्रोड्यूस बेटर देन मैम नीतू। ये जनरल प्रॉब्लम है आजकल की जेंजी की। बिल्कुल डाउट और कुछ करने के बाद सेल्फ बिलीव। मैंने किस पे एक फॉर्मूला दिया था कि जब भी आप नेगेटिव हो, जब भी आपको सेल्फ डाउट आए, तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए। उसको मैंने फॉर्मूले का नाम दिया था कैप, CAP। और मेरा ये क्वेश्चन है, तुमने उन लोगों के साथ दोस्ती क्यों रखी हुई है जो तुम्हारी ग्रोथ करने पर, गिरने पर, चोट खाने पर, फिसल जाने पर आपका मजाक उड़ा रहे हैं? मी टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है अपने आप को और निखारने के। जी, तो मी टाइम में ऐसी वो कौन सी छोटी छोटी चीजें करे। आप अपने मी टाइम में सिर्फ एक काम करिए, शब्दों पर काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बिजनेसेस भी बहुत शुरू होते हैं छोटे छोटे या बड़े लेवल पे भी, और शुरू होते ही ना नहीं चल पाते। उसमें अच्छा सुंदर पैसा भी लग जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखे आप, मार्केटिंग भी हो रही है, पर चल नहीं रहा है। तो आपने मुहावरा सुना है, लौट के बुद्धू। घर को आए। मैं ये कहता हूँ इस दुनिया पे सबसे बड़े बुद्धू ने ये लाई बोली है, लौट के बुद्धू घर को आए। मेरा एक टॉपिक है मैम, मेरा एक स्टेटमेंट है जिसमें मैं कहता हूँ लौट के समझदार घर को आए। बहुत सुंदर। किस पे ना मुझे एक बात याद आई, रील है, आपको पता है कौन नहीं देखता। एक रील देखी मैंने सुष्मिता सेन जी की, बहुत ब्यूटीफुल बोलते हैं वो भी। कहते हैं कि बहुत पहले उन्होंने भी किसी से सुना था कि आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, किसी भी तरह का, कितनी भी बदतमीजी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपका आंसर कभी भी बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी हिस्ट्री होगी, जब वो उसको दोहराया जाएगा तो ये होगा इन्होंने ये जवाब दिया था, ये नहीं कभी याद रहेगा कि कैसा क्वेश्चन किया गया था। हमने हर बदतमीज आदमी को, गैरत आदमी को मन का साफ बता दिया, ग्लोरीफाई कर दिया। मतलब बदतमीजी से बोल दो, मुंह पे बोल दो, तो आप क्या हो, मन के साफ हो। और आप थोड़ा सा भी पोलाइटली और विनम्रता से बात करो, पता क्या बोलते हैं? सपने उन्हीं के सच होते हैं जो रातों को भी जानते हैं। हौसले जिनके ऊंचे हों वो मंजिलों को ज़रूर पाते हैं। खुद पे रोज़ मेहनत करें तो किस्मत भी साथ निभाएगी। छोटे छोटे बदलाव करें तो मंजिल भी मुस्कुराएगी। बस खुद पे काम कर लें तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इस छोटे छोटे बदलाव को करने के लिए, लाइफ को प्रैक्टिकलिटी, प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे चेंज करने के लिए आज मेरे शो पे हैं मिस्टर अमर सिंह जी, who is a very famous motivational speaker. Thank you so much, Amar Singh ji, for your precious time and this wonderful moment. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आभार। और मैं जो आप जिस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उस प्रतिभा को देख के मुझे ऐसा लग रहा था, उधरे रिश्तों को वो कर देती है रफू, उनका होना ही माहौल में भर देता है खुशबू। और यूं तो दुनिया ने बहुत हमारा भी परिचय दिया, पर नो बडी कुड इंट्रोड्यूस बेटर देन मैम नीतू। तो आपने कमाल का इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, आपका थैंक यू फॉर योर प्रेशियस वर्ड। और मैं अगर आपको एक पर्सनल लेवल पे बताऊं तो ये मैंने कल खुद ही लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे आपके, तो इतनी रील्स, इतना कुछ है, सब कुछ तो पॉसिबल नहीं था। और जब मैंने देखा इतनी पावरफुल पर्सनालिटी, इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी, तो मैंने कहा थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन तो छोटा नहीं है तो मुझे लगा क्यों ना इसको खुद ऐसे ही जहन में कुछ कुछ शब्द आते गए और पेन पेपर उठाइए। बहुत थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग इट। एंड आपके बारे में तो जितना परिचय दिया जाए उतना कम है। बहुत सुंदर तरीके से जो आप मोटिवेशन स्पीचेस या जो शब्द अपने स्प्रेड कर रहे हैं थ्रू आउट, बहुत बहुत कमाल के होते हैं। नॉट ओनली इन द फ्रंट ऑफ कैमरा आई एम सेइंग, बट वो एक्चुअली भी काम करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आती जाएंगी। शुरुआत हम करते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान से। जो आप प्रैक्टिकल ज्ञान की बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं मेहनत की, है ना, कि सक्सेस कैसे ली जाए, हमें ऊंचाइयों पे कैसे जाया जाए। स्ट्रगल भी, समय की भी बात होती है, फेलियर्स की भी बात होती है, बट एक छोटी सी एक गैप्स हैं
एक स्ट्रगल से, फेलियर से भी पहले, स्ट्रगल से पहले, और कुछ जो फेलियर सबकी लाइफ में छोटे बहुत होते हैं, उसके बाद सेल्फ डाउट्स, सेल्फ बिलीव्स, जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, और वो मैक्सिमम तो अंदर ही चल रहे होते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, कि कोई काम शुरू करना है तो कई बार आता है अच्छा मैं ये कर पाऊँगी क्या, मतलब किसी के भी आ सकता है XYZ. तो उसके लिए हाउ यू वांट कन्वे, आप अपने कुछ से शब्द या विचार डालिए कि ये जनरल प्रॉब्लम है आजकल की जेनजी की. बिल्कुल सेल्फ डाउट Definitely. और कुछ करने के बाद सेल्फ बिलीव. तो प्लीज से समथिंग अबाउट दैट. नहीं तो मैम, जो आपने क्वेश्चन उठाया है वो बहुत ही, मैं आई वुड से कि बहुत बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और एक्चुअल में ऐसा होता है. बिल्कुल पर मैं प्रॉब्लम पे बात नहीं करता, मैं इसका सॉल्यूशन बताता बिल्कुल हूँ. बिल्कुल. टोस्ट मास्टर पर एक बड़ी कमाल की प्रेजेंटेशन है, और उसका टाइटल है आई सी समथिंग इन यू. मतलब आई लव दैट प्रेजेंटेशन. वो टोस्ट मास्टर की कंपटीशन होती है पब्लिक स्पीकिंग की, और उसके वो इंटरनेशनल कुछ विनर हैं जिनकी वो प्रेजेंटेशन है. उसमें एक लाइन है, आई सी समथिंग. मैं ये कहता हूँ कि जब आपको सेल्फ डाउट हो तो बस आप ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दीजिए जो आपसे कहते हो आई सी समथिंग इन यू. टोटली. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद पे तो डाउट है ही है, और हमने संगति ऐसे लोगों की हुई है जो हमसे ज्यादा डाउट, हाँ तू सही कह रहा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा. जबकि उस समय हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो ये कैसी बात कर रहे हैं यार, तुम तो कमाल कर सकते हो, मैंने तुम्हारे अंदर वो टैलेंट देखा है, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है. अब आपके अंदर हो या ना हो, बढ़ जाता है. पर वो आपका बढ़ जाएगा. हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैंने किस पे एक फॉर्मूला दिया था कि जब भी आप नेगेटिव हो, जब भी आपको सेल्फ डाउट आए, तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए. उसको मैंने फॉर्मूले का नाम दिया था कैप, CAP. तेज धूप है, बाहर गर्मी पड़ रही है, तो हम लोग घर से निकलते समय क्या करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, तो क्या कर ले, कैप लगा ली. हाँ. तो आप भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप का यूज कीजिए ना. अब ये कैप क्या है, CAP, कॉल अ पॉजिटिव पर्सन. वेरी बैड. आपको मन में डाउट हुआ, अरे यार पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं. अमर चौधरी ने वरुण यादव सर को फोन लगा लिया, अरे सर पता नहीं मेरा क्या होगा. वरुण सर उधर से बोलते हैं, अरे अमर सर कैसी बात कर, आप तो कमाल के आदमी यार. आपको जब मैं सुनता हूँ अमर चौधरी ने सुमित मिश्रा जी को फोन लगा लिया, और सुमित मिश्रा जी बोलते हैं यार अमर भाई आपको देख के हम मोटिवेट होते हैं. अमर जी का सेल्फ डाउट. हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम सेल्फ डाउट में आते हैं तो हम कॉल उनको लगाते हैं जो उस डाउट को बिलीफ में बदलते देते हैं, नेगेटिव बिलीफ में. डाउट को पक्का कर देंगे वो. मुझे डाउट था मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, यानी मैं 50-50 चल रहा था, और मैंने कॉल या बात किससे कर दी, तो सच में अरे किस्मत ही खराब है, दुनिया खराब, कुछ नहीं होना. पर भाई तुम सही कह रहे हो. अब जो अमर को डाउट था वो यकीन में बदल गया. मैं अक्सर बात कहता हूँ तो मैम भी कॉन्फिडेंस भी दो तरह के होते हैं. बिल्कुल. मैं पब्लिक स्पीकिंग से, स्पोकन इंग्लिश से मैंने अपना करियर शुरू किया. तो मैं एक बच्चे को स्टेज पे इनवाइट कर रहा था, तो एक बच्चा बोला सर मैं नहीं आ पाऊँगा. तो पास में बैठा हुआ एक लड़का बोला सर इसको ना खुद पे डाउट है, इसमें इसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, यकीन नहीं है. यार कैसी बात कर रहा है, इसको तो 100% यकीन है अपने आप पे. कितने यकीन के साथ कह रहा है मैं नहीं आ पाऊँगा, इसे जरा सा भी डाउट नहीं है कि मैं आ पाऊँगा. तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आपकी संगति क्या है, आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, पूछते हैं, वो आपसे कैसी बातें करते हैं. तो मैं तो इस पर जो सॉल्यूशन देना चाह रहा हूँ, एक सॉल्यूशन है कॉल अ पॉजिटिव पर्सन. बिल्कुल. और दूसरा आपने अपने इर्द गिर्द कैसे लोग चुने हुए हैं. नेगेटिव लोगों से जितना उससे इतने सवाल पूछा मेरे एक भाई ने कि अमर भाई को नेगेटिव बात करें तो हम क्या करें. तो मैंने कहा यार भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, 2 हाथों का प्रयोग करें, हाथों को जोड़ें और सामने वाले से बोले कि भैया हमारे सामने नेगेटिव बात नहीं करें, मत करो. हाँ हाँ. वो बोला भाई वो फिर भी ना माने तो मैंने कहा यार उसी भगवान ने आपको 2 पैर दिए, अब इन पैरों का सदुपयोग करें और वहां से निकल. मेरा एक क्वेश्चन है, आप खड़े क्यों. मुझसे स्पोकन इंग्लिश देखो, मैं चीज़ों को मैं बड़े, आपने एक वर्ड शुरू में यूज किया था प्रैक्टिकल ज्ञान. हालांकि नहीं मानता हूँ जो प्रैक्टिकल है वो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल. लेकिन फिर भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. मुझसे स्पोकन इंग्लिश क्लास में या ऑनलाइन जब मैं पढ़ाता था, एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ और गलती कर देता हूँ, मिस्टेक कर देता हूँ, तो ना मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करा. अब उसको लग रहा था कि मैं उसको कोई सजेशन दूंगा, कोई गाइडेंस दूंगा, कुछ बताऊंगा कि क्या करे. मैंने उससे पलट के एक सवाल पूछा, नहीं तो उसने मुझसे बोला कि सर जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरे दोस्त गलत बोल देता हूँ तो मेरे दोस्त मेरा
मजाक उड़ाते हैं। मेरा क्वेश्चन है तो मैम ये है कि तुम्हारे इंग्लिश बोलने पर, तुम्हारे ग्रोथ की तरफ जाने पर, तुम्हारे डेवलपमेंट की तरफ जाने पर जो लोग तुम्हारा दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं वो तुम्हारे दोस्त क्यों हैं? दोस्त कैसे हुए वो? मेरा सवाल ये, वो दोस्त तब तक दोस्त क्यों हैं आपके? आपने दोस्त भाई, वो भाई उड़ाए तो समझ में आता है, भाई को तो मैं बदल नहीं सकता। बहन उड़ाए समझ में आती है। आप ये मुझसे कहो कि मेरे पापा जी मजाक उड़ाते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता पापा बदल लो। पर मेरा ये क्वेश्चन है, तुमने उन लोगों के साथ दोस्ती क्यों रखी हुई है जो तुम्हारे ग्रोथ करने पर, गिरने पर, चोट खाने पर, फिसल जाने पर आपका मजाक उड़ा रहे, बिल्कुल। और आप कह रहे हो कि वो मेरे दोस्त है। जी जी। तो मेरा पॉइंट, एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा। देखिए, आप यहाँ मैं पूरा सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सेल्फ डाउट को आप रोक नहीं पाएंगे, बिल्कुल। सेल्फ डाउट आएगा। लेकिन मैंने हजारों लोग देखे हैं जो सेल्फ डाउट में हैं और उनसे किसी ने बोल दिया नहीं यार तुम कर सकते हो, उन्हें लगता है नहीं यार अगर इन्होंने बोला है तो मैं कर सकता ना हो। जैसे वो है ना कि ढेरों के बीच में बैठोगे तो आप भेड़ ही बन के रह जाओगे। तो यही अगर आप शेरों के बीच में आओगे, है ना, या शेर को बोले ना वैसा वैसा बिठा दे, तो बात नहीं बनेगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है ना वो ये है कि हम बाय डिफॉल्ट डाउटफुल लोग ही होते हैं। हम बाय डिफॉल्ट, आप कितनी भी सुंदर लगनी हो, कितनी भी अच्छी ड्रेस पहन लो, मैं कितनी भी अच्छी ड्रेस पहन लो, पर मन में ऐसा लगता है पता नहीं कैसा लग रहा हूँ। आपको सही बताइए कॉन्फिडेंस कब आता है? आप कितना भी आईना देख लीजिए, कितना भी मिरर देख लीजिए, पर असली कॉन्फिडेंस कब आता है? देखिए मैं तो इन चीज़ों की प्रैक्टिसेस भी करती हूँ। सही मिरर काफ़ी कुछ बोलता है, बट जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे यस, तो वो डबल हो जाती है। आप धरती पर आपको खुद को भी मालूम है मैं बहुत सुंदर लग रहे हो, मुझे खुद को भी मालूम है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, पर जब तक कोई बोल ना दे यार ओ भाई आप तो ऐसा बात तो बहुत लग रहे हो, फिर तो याद तब जब लग रहे हो। हम कितने भी बड़े बन जाए जी, कितने भी अपने आप को कितना भी कह लें, अल्टीमेटली हम डिसाइड करते हैं वैलिडेशन चाहिए हमें कहाँ से? बाहर से। बाहर से। और हमने बाहर नेगेटिव लोग ले रखे हैं। तो ये जो आप अभी बात कर रहे थे संगति की, कंपनी की, तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को एक आई वुड ऑन से वैसे मेरा एक उदाहरण है इस पे जी। कि मैंने एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, पावर ऑफ संगति और सेल्फ डाउट कैसे बाहर निकलता है। मैंने एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, अगले दिन उसकी जड़ में कब्रिस्तान खुल गया, शमशान घाट हुई गया। अच्छा। तो प्लॉट की कीमत क्या रही? कम हो जाएगी ऑफ कोर्स। 10 लाख से कहाँ पे है? ऑलमोस्ट हाफ और ऐसे देन दैट मे बी जीरो पे आ जाए। जीरो मैं शमशान घाट के जड़ में कौन खरीद? कोई भी नहीं लेगा। अगले दिन नहीं तो मैम उसकी जड़ में शाहरुख खान ने बंगला ले लिया, विराट कोहली ने बंगला ले लिया। प्लॉट की कीमत क्या है? 100 टाइम्स, 50 टाइम्स। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, मतलब आप कह रहे हो 10 लाख का वो 1 करोड़ का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है, तो दीवाना मिल जाए तो। जी जी। मेरा क्वेश्चन, तो क्या मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लॉट की अपनी कोई कीमत नहीं है? उसकी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कब्रिस्तान की जड़ में है या अमिताभ की जड़ में है। तो मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ कि पता करिए आप जड़ में किसकी जड़, आपकी कंपनी कैसी है, आपके लोग आसपास के कैसे हैं। अगर सेल्फ डाउट से बाहर निकलना है तो सेल्फ डाउट आज भी आएगा, कल भी आएगा, और छोड़ दो आप में नहीं मुझ में भी आएगा। किस साइड से मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर समझता रहूं और आपको लगता है हमें सेल्फ डाउट नहीं आता। इस पॉडकास्ट को करने बैठे हैं तो भी मन में डर लग रहा होता है कि यार पता नहीं आज कैसा जाएगा पॉडकास्ट, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन कोई ऐसा बोलने वाला हो कि यार भाई आप तो कमाल कर दोगे नीतू जी, आप तो कमाल की मतलब होस्ट है, तो फिर आदमी को क्या लगता है इसका मतलब मैं तो आई वुड सजेस्ट ओनली वन थिंग, कैट मतलब कॉल अ पॉजिटिव पर्सन, और दूसरा रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी संगति ऐसे लोगों की हो जो आपसे ये बोलते हो आई सी समथिंग इन यू। वंडरफुल जी, बहुत सुंदर तरीके से आप इसको बताया। और सेल्फ बिलीव, सेल्फ डाउट, आप कुछ और टिप्स बताइए जो रेगुलर, एक तो ये हो गया कि इस तरह की अपनी संगति रखें, या जैसे हम मी टाइम बोलते हैं कि मी टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को और निखारने के लिए। तो मी टाइम में ऐसी वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें करें, और किसी उदाहरण के साथ बताइए। आपके उदाहरण बहुत मैं इसको ऐसे करता हूँ। चलिए आपने बड़ी कमाल की बात कही है, मैं इसको दूसरे तरीके से पेश करता हूँ। मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी समस्या ये है कि हमारे थॉट्स तो नेगेटिव हैं ही हैं जी, उससे ज़्यादा नेगेटिव हमारे शब्द हैं। अभी जो आप नीट टाइम की बात कर रहे हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखें ना, उस पर आऊँगा थोड़ी देर बाद। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे थॉट्स तो नेगेटिव ही हैं, उससे ज़्यादा हमारे शब्द हो जाते हैं। हमसे वो 2000 रुपये उधार मांग दे, हम नॉर्मली ये कह सकते थे कि मेरे पास 2000 रुपये नहीं है, पर हिंदी फिल्में देखने वाले लोग हैं तब वो दे दो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा। हमारा डायलॉग क्या है?
यार ये खाने के पैसे नहीं तो 2,000 की पूरी। हमसे कोई ये बोल दे कि अमर भाई आओ नोएडा तक चल रहे हैं, तो अमर भाई का जवाब क्या है, किसी का हमारा जवाब अरे यार ये मरने की फुर्सत नहीं है, तुझे वहाँ चलेगी। अब आप गौर करिए हमने कैसा स्टेटमेंट दिया, ये खाने के पैसे नहीं है, क्या स्टेटमेंट दिया, मरने की फुर्सत नहीं है। और ये सारी बातें भगवान यानी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान चंद्रगुप्त से क्या बोलते होंगे कि यार इस आदमी का नाम नोट कर ले, इसको कभी भी पैसे मत दे देना वरना ये पैसे आते ही क्या कर लेगा, जहर। भाई उसको तो लग रहा है ना प्रायोरिटीज ने क्या सेट करी हुई है, जहर। भाई हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होती है ना, तो भगवान को लगता है जहर आते पैसे आते ही जहर खाएगा और फुर्सत मिलते ही मरेगा। और भगवान चाहते नहीं किसी का बच्चे अनाथ हो। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो अपने थॉट्स तो ठीक है, आप अपने शब्दों को क्या करिए, रिफाइंड करिए शब्दों पे। मैंने अभी मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि अमर भाई आप शब्दों को कैसे देखते हैं, तो मैंने कहा देखिए यार मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव में चिरोड़ी, और हम कई बार लोकल डिक्शनरी में हम शाह नहीं बोल पाते, सा बोलते, सा। शाह का क्या हो जाता, शाम की जगह शाम निकलती है हमारे मुंह से, है ना। तो मैंने कहा यार अगर मैं अपनी भाषा में बात कहूँ तो मैं शब्दों को कहता हूँ सब दो। ये शब्दों नहीं है, तो ये है सब दो। इस धरती पर आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको ये सब दे देंगे, आपको इससे अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको नेगेटिविटी दे देंगे, ये आपको डर दे देंगे, ये आपको घबराहट दे देंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे, ये आपको हौसला दे देंगे, ये आपको हिम्मत दे देंगे। तो मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ कि मी टाइम में आप कुछ भी ना कर सकें तो जिसको आप कहते हैं 3, 4, 5, 10 बार आप पॉजिटिव बात अपने आप से बोल दी। जब आप मी टाइम नाम दे रहे हैं उसको, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि आपको कोई भी नहीं मिलता, लोग बोलते हैं कि सुनता तो है नहीं तो क्या करें, तो मैं लोगों से बोलता हूँ भाई आपने एक मुहावरा सुना है, दीवारों के भी कान होते हैं तो इनके कानों का चाट डलेगा। कभी आपने सोच के देखा है भगवान ने दीवारों के कान क्यों दिए होंगे, ताकि वो हमारी बातें सुने। भाई आप ये बताइए ना, आपके बोलने के लिए सामने बोलने वाला थोड़ी चाहिए, सामने बस कोई ना हो तो भी बोल सकते हैं, और अब तो दीवारों के भी कान हो गए। इवन मैं तो इतना भी कहता हूँ मैं कि दीवार शब्द पे अगर आप गौर करें, दीवार में एक शब्द आया दी, दी, और हम बहन को दीदी बोलते हैं और दीदी को शॉर्ट में दी बोलते हैं। तो आज के बाद दीवार आपकी कौन है, सिस्टर है, बहन है। और घर में एक चीज और भी होती है, आईना, और आईना में भी एक शब्द आया है आई, और मराठी में आई बोलते हैं माँ को। तो आज के बाद आई में हमारी माँ है और दीवार हमारी बहन है। इनसे बातें बोलो, इनको स्टेटमेंट दो, इनको पॉजिटिव बोलो। आप अपने मी टाइम में सिर्फ एक काम करिए, शब्दों पर काम करना शुरू कर दीजिए। मेरा एक फेवरेट टॉपिक है ट्रैपिंग, जिसको मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में चर्चा कर चुका हूँ। हम लोग पॉजिटिव बोलते क्यों नहीं, अब उसका भी रीजन बता देता हूँ मैं आपको। हमें बड़ी चालाकी के साथ एक दिमाग में एक आई वुड से कि एक ट्रैकिंग डाल दी गई। इन्हें मालूम था कि ये अपने आप को, जैसे आपने बोला ना सेल्फ डाउट है, इन्हें मालूम था सेल्फ डाउट को बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है सेल्फ बिलीफ में, बहुत आसानी से इससे बाहर निकला जा सकता है। उसके लिए कुछ नहीं करना, पॉजिटिव शब्द बोलने, पॉजिटिव बातें बोलनी है जी। तो इन्होंने कितनी चालाकी से हमारे दिमाग में एक जहर भरा, उसमें से कुछ नहीं होता। आप कभी भी देख लेना, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते अरे यार अमर भाई ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। हालांकि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में उदाहरण दे चुका हूँ, तो फिर भी रिपीट करता हूँ आपके सामने। मैं एक सेशन ले रहा था, अरे बोले, मैंने बोला पॉजिटिव बोलिए, पावरफुल बोलिए, पवित्र बोलिए। तो एक साहब खड़े होके बोले अरे अमर सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज की हाल है तुम्हारी। बोले ये क्या बदतमीज, आपने ऐसा कैसे बोल दिया। मैंने कहा वैसा बोला ही तो है, आपके सर बोलने से कुछ नहीं होता। दुनिया में नहीं तो मैम सबसे बड़ा अफसोस इस बात का कि हम पिछले 6 साल से अपने रिश्तेदारों से के घर नहीं गए। क्यों? कि उन्होंने ऐसा बोल दिया था। फूफा जी से हमारी बोलचाल बंद है क्योंकि ऐसा बोल दिया था। पति पत्नी एक दूसरे से मुंह फुलाए घूम रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया था, और फिर हम ही लोग बैठ के डायलॉग मार रहे हैं। बोलने से क्या होता है, क्या इसका मतलब इस धरती पे जो होता है बोलने से होता है। सेल्फ डाउट से निकलने का सबसे शानदार तरीका है अपने बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव बातें बोलना शुरू कर दीजिए, अच्छी बातें बोलना शुरू कर दीजिए। आप सेल्फ डाउट से निकलकर बाहर आ गए। ये बहुत सिंपल सा तरीका बात। वंडरफुल, बहुत सुंदर। मुझे लगता है जिसको ये प्रॉब्लम है ज़रूर ये 2-3 चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कई बिजनेसेस भी बहुत शुरू होते हैं कि छोटे या बड़े लेवल पे भी, और शुरू होते ही ना नहीं चल पाते, उसमें अच्छा सुंदर पैसा भी लग जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग गया, मार्केटिंग भी हो रही है, बट चल नहीं रहा है, तो कुछ तो है।
मैं टॉपिक बदल रहा हूँ इस वाले उदाहरण से। जो सवाल आपने पूछा मैं बिल्कुल अलग टॉपिक पे जा रहा हूँ। जी। पॉजिटिविटी अपनी जगह है और प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह। अब दोनों बातों को समझिएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन जो अब पूछ लिया, मेरा फर्ज बनता है मैं उस पर थोड़ी बातें करूँ। जो आपने कहा कि कोई बिजनेस शुरू हुआ, देखिए 1-2% रेयर केस की तो मैं बात करता नहीं, मैं तो बल्कि इसमें मेरी थॉट प्रोसेस दूसरा है। वो क्या है मैं बताता हूँ। एक आपने मुहावरा सुना है, लौट के बुद्धू घर को आए। मैं ये कहता हूँ इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धू ने ये लाइन बोली है, लौट के बुद्धू घर पाए। मेरा एक टॉपिक है मैम, मेरा एक स्टेटमेंट है जिसमें मैं कहता हूँ लौट के समझदार घर को आए। जो वापस पलटने की ताकत दिखा दे, जो वापस पलटने का हौसला दिखा दे, जी। आपसे बुद्धू बोल रहे। 90% विदेशी में, 90% रिलेशनशिप्स में, 90% काम में, जैसे अभी आपने उदाहरण दूंगा, बिजनेस शुरू हुआ 4-6 महीने नहीं चला, 8 महीने नहीं चला, मैं ये कहता हूँ नहीं, मैं उल्टा कहता हूँ, हिम्मत दम होना एक अलग चीज़ है। दरअसल सामने वाले को 6-8 महीने में समझ में आ गया था अब ये बिजनेस चलेगा नहीं, पर वो ये हिम्मत नहीं दिखा पाया कि लौट के वापस मुड़ जाए। क्योंकि घर वाले तो इंतजार में बैठे हैं ना, समाज तो इंतजार में बैठा है, मोहल्ला तो इंतजार में बैठा है ना, देख रहे हम तो पहली बार कर रहे थे नहीं चलाना। मैं पहले तो समाज से एक अपील करता हूँ कि जब कोई लौटने की इच्छा रखे, जब लौटने की हिम्मत दिखाए, तो कृपया करके उसे बुद्धू ना बोल के उसे समझदार कहें और उससे बोलें कोई बात नहीं बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम। एक लड़के को शादी के बाद 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल में समझ में आ जाता है ये रिश्ता चलेगा नहीं। देखिए मैं इस बात के फेवर में कभी नहीं हूँ कि जरा सी बात पर रिश्ता तोड़ दिया जाए। मेरी बात तो मैं क्लियर कर दूँ, मैं दूसरी थॉट प्रोसेस का आदमी हूँ। मेरा ये हो सकता है मैं ओल्ड स्कूल हूँ, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि चीज़ें निभाने से नहीं होती। लेकिन जब आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये समझ में आए कि नहीं चले, पर हमारी बेटी वापस लौटने की हिम्मत ही नहीं दिखाती, क्योंकि उसको मालूम है 4 रिश्तेदार इस बात में बैठे हैं कि हम तो पहले कह रहे थे ना, आई ना लौट के बुद्धू आई ना करके। मैं कह रहा हूँ जो बेटी जो बेटा हिम्मत दिखा के वापस लौट रहा हो, उससे कहना लौट के समझदार घर को आए। हर कोई आ नहीं पाता है ये, और इसका जो बहुत बड़ा कारण है ना, मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ये जो लोग लौटने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। पहले मैं इस बात को पूरी कर दूँ, बिजनेस वाली बात को। 6 महीने में, 8 महीने में सामने वाले को समझ में आ गया था अब ये बिजनेस चलेगा नहीं। और सही बताऊं, जो उसने शुरू के 4-5 लाख रुपए लगाए थे उस बिजनेस में, उतना लॉस झेलने के लिए तो वो तैयार था। वो बजट उसके पास था, वो पैसा उसके पास था, पर अब ये आदमी उस समाज के डर से वापस नहीं लौट पा रहा। अब ये किसी एक व्यक्ति से, किसी दोस्त से, किसी बैंक से लोन लेगा और 7-8 महीने उस दुकान को और चलाएगा, जहां पे किराया 50,000 महीने देगा, 2 लड़कों की सैलरी दे रहा होगा, लाइट का बिल भर रहा होगा, और हर महीने 90,000 के लॉस में जा रहा है। और इसने 1.5 साल ऐसे दुकान चलाई और ये लगभग 15 से 20 लाख के लॉस में आया, और 2 साल बाद तो दुकान बंद होनी थी, जबकि इसको ये बात 8 महीने बाद पता चल गई थी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि जब आपको समझ में आ जाए इट वॉन्ट वर्क, तो प्लीज़ लौट जाइए। मैं समाज के तौर पे समाज से कहता हूँ कि उन्हें लौट आने दीजिए, उनका स्वागत कीजिए, उनको वेलकम कीजिए, उनको इतना डरा मत दीजिए। उनके दिमाग बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि इस देश को आधा बर्बाद तो मोटिवेशनल स्पीकर ने किया हुआ। बरीजन बताता हूँ, मैं भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि कार का आविष्कार किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं किया। अच्छा जी। हाँ, नहीं तो ये बैक गियर ही नहीं लगाते, उसमें रिवर्स गियर ही नहीं लगाते। ये कहते नहीं पीछे नहीं हटना, पीछे कैसे हट जाओगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया पीछे हटने में और हार मान लेने में तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या बुराई है? हर वो व्यक्ति जो पीछे हट रहा था वो डर गया, वो घबरा गया। आपके पास करोड़ों उदाहरण है, आप जितने भी बड़े स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, जिन बड़े लीडर्स की बात कर रहे हैं, सब हारे हुए चुनाव। आप मुझे एक लीडर तो बताइए जो अपने करियर में चुनाव ना हारा हो। आप मुझे एक एंटरप्रेन्योर तो बताइए जो 2-3 स्टार्टअप्स में फेल ना हुआ हो। लेकिन हमने ठप्पा क्या मार दिया, अरे तुम तो फेल हो गए। तो मैं जितने भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, मैं 2 रिक्वेस्ट करूँगा कि जब कभी आपकी ज़िंदगी में मौका आए पीछे हटने का, तो हट जाइएगा। और दूसरा रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आपके आसपास कोई दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान में पीछे हट रहा हो, तो कृपया उसका सहारा बनिएगा, उसका हौसला बनिएगा, उसकी हिम्मत बनिएगा, उसका डर मत बनिएगा। उसके 2 कारण बताता हूँ। पहले से पीछे हटने का फॉर्म वो बताता हूँ, साइंस क्या पीछे हटने की। एक बात बताइए, तो मैम आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं और सामने फ्लाईओवर आ जाए, जी, ओवर ब्रिज आ जाए, मैम बताए मुझसे कि ऐसे करके वो फ्लाईओवर आ जाए, तो जब आप उस फ्लाईओवर पे गाड़ी ले जाएंगे चढ़ाई में, तो उस समय आप मान लो 4th गियर में गाड़ी चल रही थी आपके, 5th गियर में चल रही थी,
तो आप कौन से गियर में गाड़ी डालें? ऑफ कोर्स नीचे आएंगे, 3 पे आएंगे, क्योंकि टर्न हो रही है तो स्पीड में टकरा सकती है। 3 पे आएंगे, या बहुत ज़्यादा स्लोप है तो 2 पे भी आ जाएगी। 2 पे भी आ जाए, ऊंचाई आ जाइए, तो इसका मतलब आप ये, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीछे हटने में बुराई क्या है? बिल्कुल। इसका तो मतलब ये हुआ कि जब जब आप पीछे हटते हैं, इसका मतलब है आगे ऊंचाई है, आप ऊंचाई पे जा रहे हैं। और जाए तो ऊंचाई पे जाने की पहली शर्त है पीछे हट जाना। तो पीछे हटना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा हमने बना दिया। तो एक रिक्वेस्ट तो ये है। दूसरी मेरी समाज से रिक्वेस्ट है, सॉरी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अपने लोगों का डर मत बनिए, हौसला बनी। मैं टीचर ट्रेनिंग में हूँ मैम, तो मैं एक बार एक स्कूल में गया तो एक साहब बोले कि सर मेरी क्लास में चलो, कोई भी बच्चा चुप नहीं कर सकता, मैं कोई भी। मैंने कहा मेरी क्लास में चलो, बच्चा उछल जाएगा, कहे बार सर आ गए सर। तो यार आप टीचर हो या बहुत हो, आपकी क्लास में बच्चा चुप क्यों नहीं कर सकता? क्यों कर सकता? हाँ, हम स्कूल्स में जाते हैं और हम बच्चे से बोलते हैं खड़े होके बोलो, और बच्चा हमसे नहीं डर रहा, बच्चे को इस बात का डर है कि सर खड़े हुए, मैडम खड़ी हैं, गलती हो गई तो बाद में डांट पिटेगी। मैं अफसोस करता हूँ उस टीचर, उस मैडम को देख के तो बच्चे के मन में भाव ये आने चाहिए थे, बेटा गलती भी होएगा, सर खड़े सवाल देंगे, अगर गलती हो गई ना तो मेरी मैम दोबारी सवाल लेंगे। या उल्टा हो रहा है, मतलब टीचर को, गुरु को देख के बच्चे डर जाए, गुरु को देख के तो बच्चे के मन में भाव आने चाहिए, गलती भी हो गई तो क्या दिक्कत है, मैं सर है सवाल। भाई हम अपने भाइयों के साथ जब होते हैं, अपने दोस्तों के साथ जब होते हैं, तो हमें क्या लगता है, अरे गलती भी हो गई तो सवाल लेंगे। हमारे यहाँ किस्सा ही उल्टा है। मैं हर रिश्तेदार, हर व्यक्ति से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने लोगों का हौसला बनिए, डर नहीं उसका। अब मैं इसमें कोई ज्ञान नहीं दूंगा, मैं बड़ा व्यवहारिक सी बात कहता हूँ, क्यों मत है, इसलिए नहीं आप दुनिया के लिए भला कर देंगे, दुनिया के लिए कोई बहुत महान काम कर देंगे। मेरा थॉट दूसरा है। नहीं तो मैं बताइए, इंसान किन चीज़ों से डरता है? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, इंसान अंधेरे से डरता है, या जैसे मैं कहूँ इंसान जानवर से डरता है। ऐसी 2-3 चीज़ें आप मुझे बताइए। जैसे मैं, जो मुझे अभी कि हम बिजनेस की बात करें, तो मुझे लगता है दूसरे की सफलता देख के भी डर जाता। नहीं, दूसरे की सफलता दे तो हम चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हाँ। भाई डरते तो है नहीं। भाई डरना तो इसे बोल देंगे, भाई डर अलग चीज़ है, ईर्ष्या अलग चीज़ है। हाँ, अगर मैं उसकी डेप्थ में जाऊँ, हाँ, डर भी वो तब आता है कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, क्या करेंगे लोग, क्या है ना? कुल मिला के क्या रिप्लाई? हाँ, कुल मिला के वो इंसान, जैसे मैं उदाहरण इसको कंप्लीट करता हूँ, इंसान जैसे अंधेरे से डरता है, इंसान जैसे जानवर से डरता है, भूत से डरता है, चोर से डरता है, आतंकवादियों से डरता है, बिच्छू से डरता है, राक्षस से डरता है। और इंसान को हौसला किन चीज़ों को देख के मिलता है, किन लोगों को देख के मिलता है? अपनों को देख के। पेरेंट्स कोई दोस्त मिल जाए, कोई माता पिता माँ बाप मिल जाए, कोई फरिश्ता या कोई भगवान। मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ, अगर आप किसी का डर है, आपको देख के किसी को डर लग रहा है, तो या तो आप भूत हैं, या आप राक्षस हैं, या आप जानवर हैं, इंसान तो नहीं हो सकते आप। अगर आप रिश्तेदार हैं किसी के, और किसी बच्चे को इस बात का डर है मैं फेल हो गया तो रिश्तेदार मेरे मजे लेंगे, ये मेरी टांग खींचेंगे, मुझे टॉन्ट मारेंगे, और वो आपको देख कर डर रहा है, तो इस बात की तो वो फेल हो या पास हो वो तो छोड़ दो, और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, आप या तो भूत हैं, या आप राक्षस हैं, या आप जानवर हैं, इंसान की श्रेणी में तो आप आते नहीं आते। लोगों का हौसला बनिए कि अगर मैं बिजनेस में भी फेल हो गए तो भूपादियाँ वो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, दोबारा देखेंगे, चाचा जी है मेरे साथ, कोई बात, मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है। तो मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, जब कोई गिर जाए, वैसे भी मैंने, देखो एक बात तो समझ लीजिए, जब कोई नया काम करे, कोई बिजनेस करे, अपना कोई भी नया कदम उठाए, तो मैं लोगों को सच्चर अपील करता हूँ उसकी मदद करिए, और उसके काम को जमाने वाले बन जाइए। जमाने समझते हैं, काम उसके काम को जमाने वाले बन जाइए, वरना आप जमाने वाले तो बन जाए, उड़ाने वाले तो बहुत हैं। जमाने वाले समझ गए, दुनिया में तो फिर आपका नाम ही है यार, उन्होंने भी मदद नहीं। या तो जमाने वाले यानी काम को जमाने वाले बन जाइए, या जमाने वाले बन जाइए अभी जमाना बहुत बुरा है, जमाना ऐसा है, ये आपको तय करना है। तो मेरा अपना इस पे सोच ये है। तो बहुत बढ़िया तरीके से जैसे आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए मैंने मेंशन किया कि प्रैक्टिकल ज्ञान लेने के लिए। प्रैक्टिकल ज्ञान मैं इसलिए भी, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि लोनी के पास एक गांव है गाजियाबाद में, चिरोड़ी। गांव के होने के मुझे फायदे बहुत हुए। गांव में आपको ना बड़ी से बड़ी समस्या का सॉल्यूशन चुटकी में आपको लगता है यार इसका, तो वहां से मैंने, चलिए मैं एक सबक सीखा, वो आपसे शेयर करता हूँ इसका। मैंने गांव में होने से, बड़ों के बीच बैठने से एक चीज़ सीखी, हमारे बड़े बुजुर्गों के पास ना
ऐसा ज्ञान है मैम आपको MBA करके नहीं मिलता, प्रैक्टिकल क्या वो डिग्री का नहीं मिलता, आपको बड़ी बड़ी समस्याओं के सॉल्यूशन नहीं दे देंगे वो। तो मैंने उससे एक टॉपिक बनाया। जी मेरा ये मानना है जी, तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी, जी सॉल्यूशन हमेशा छोटा ही होता है। हमें ऐसा लगता है यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, फिर हम बड़ा सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। उदाहरण देके बताता हूँ। मैम एक दीवार है 10 फीट चौड़ी जी और 10 फीट ऊंची, जी और आपको उससे पार निकलना है। हाँ पर आप ना तो ऊपर से कूद के जा सकते हैं ना साइड से जा सकते हैं, उसे तोड़ के निकलना है, फोड़ के, मतलब उसमें छेद करके निकलना है। तो हमें कितना बड़ा छेद करना होगा बाहर निकलने के लिए? कितना? आप ही बताएंगे। आप बताइए साइज कितना होना है भाई। मान लो एक व्यक्ति को, एक इंसान को दीवार तोड़ के बाहर निकलना है और 10 फीट चौड़ी और 10 फीट ऊंची है, तो कितना बड़ा साइज, कितना बड़ा चाहिए छेद का? जिसने वो साइड करके निकल जाए। वो निकल जाए, यानी अपने साइज के बराबर। जी अब एक काम करते हैं, तो हम इस दीवार को 10 किलोमीटर चौड़ी कर देते हैं हाँ और 10 किलोमीटर ऊंची कर देते हैं, और अभी भी इसको तोड़ के ही निकलना है। अब कितना बड़ा छेद करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो उतना ही कहूँगी ना। मैं हमेशा कहता हूँ दीवार 10 फीट की हो या 10 किलोमीटर की हो, जी छेद इतना ही चाहिए, सॉल्यूशन इतना ही चाहिए। प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी हो ना, एक है तो चुटकुला टाइप ही, लेकिन मुझे बहुत पसंद लगता है ये एग्जाम्पल, कि बहुत पहले का मैंने तो कहीं सुना था कि विदेश की किसी कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि जो साबुन बनाने की वो कंपनी थी, तो जो साबुन के बॉक्सेस थे, शिकायत आ रही थी कि बॉक्सेस जो है वो खाली जा रहे हैं। कई बार पता नहीं चलता बॉक्स मार्केट में कैसा उसमें खास। सेकंड से तो उनके जो GM साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 6 करोड़ रुपए की स्कैनर मशीन खरीदी, और जो बेल्ट से वो बन के ऐसे प्रोडक्शन होके बाहर निकलते हैं ना, तो वहाँ पर वो 6 करोड़ रुपए की एक स्कैनर मशीन लगा दी। अब अगर कोई बॉक्स खाली है तो वो उसमें आ जाए हाँ। और वो उसको ठीक करवाए, समस्या का सॉल्यूशन हो गया। सेम प्रॉब्लम गुजरात के कंपनी में 2011-12 की बात है, वहाँ पर आ गई। गुजरात की एक कंपनी में प्रॉब्लम ये आई कि बॉक्स जो है साबुन के, सोप के जो बॉक्स हैं वो मार्केट में खाली जा रहे हैं। उनके सुपरवाइजर ने मैम 6,000 रुपये का एक तूफान पंखा खरीदा और बेल्ट के सामने लगा दिया। तूफान पंखे की आपने स्पीड देखी होगी। अब जो खाली बॉक्स है उड़ाने का उड़ के नीचे गिर जाए बोले, तो जो सॉल्यूशन उसने 6 करोड़ में करा था उसने 6,000 रुपये कर दिया। हमें लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी है तो यार इससे वो सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा। मैं अक्सर कहता हूँ धरती की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम। रिश्तों में आजकल मियाँ बीवी की नहीं बन रही, पति पत्नी की नहीं बन रही, माँ बेटे की नहीं बन रही, बाप बेटे की नहीं बन रही। मैं कहता हूँ सिर्फ एक आदत डाल लो सुनने की, थोड़ी सी। सिर्फ एक आदत। मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं सिंपल एक दे रहा हूँ आपको, सुनना। अगर आप पिछले 15-10 सालों में रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती देखें तो हम एक दूसरे की क्या नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे। सुनते नहीं हम बोल हम सब आउट स्पोकन हो गए एक्चुअली। हम लोगों ने एक्चुअली, आप देखिए पिछले 15-20 मैं खुद एक PD का ट्रेनर रहा हूँ, मैं खुद स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनर रहा हूँ। तो हमने एक्चुअली 15-20 सालों में हम पीढ़ियों को क्या सिखा रहे हैं, बोलना। क्या हमने कभी अपने बच्चों को अपनी पीढ़ी को सुनना सिखाया? बल्कि उल्टा पिछले 15-20 साल से एक चीज़ और सिखा रहे हैं, बेटा कभी कि सुनना मत, सुनना मत बेटा, दुनिया से कभी घबराना मत, सुनना मत, सुनना मत। अब बच्चा सुन ही नहीं रहा। मैं लोगों से पूछता हूँ बताओ आज समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? टीचर्स को बच्चों से आजकल क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। टीचर्स को बच्चों से क्या शिकायत? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। सुनते नहीं है। आजकल के माँ बाप को औलाद से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। बच्चे सुनते नहीं है। चलो मैं अगला सवाल पूछता हूँ, जूनियर सीनियर्स को जूनियर से क्या शिकायत है? सुनते नहीं है। पलट के पूछो, बताओ जूनियर को सीनियर से क्या शिकायत है? कि कोई किसी की सुनता नहीं, सब बोलने में लगे हुए हैं। मैं एक कीनोट स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट्स में सेशन लेता हूँ 1-1.5 घंटे के, भगवान की कृपा से अच्छे चार्जेस होते हैं। लेकिन मैं खुद अपने सेशन में बोलता हूँ कि हर 1.5 आदमी कीनोट स्पीकर बनाऊंगा, जबकि इस देश को कीनोट लिसनर्स की ज़रूरत है, सुनने वालों की। सुनने की ताकत बताता हूँ नहीं तो, बच्चा जब पैदा होता है तो बोलना पहले सीखता है, सुनता ही है पहले, मतलब पहले तो रोता है। रोना ही करेक्ट चीज हुई, बोलना और सुनने में मतलब कैसे ही कि सुनता ही है, अंडरस्टैंड करता है, आवाज़ आती है तो नॉट करता है। बोलना कितना जरूर सीखता है बच्चा? 8-10 महीने में थोड़े थोड़े वर्ड बोलना। 10 महीने, 1 साल में। हाँ, और सुनना पैदा होते। इससे क्या सबक सीखे हम? कि भगवान भी जानते थे कि बोले बगैर तो इसका 1-1.5 साल काम चल जाएगा, सिर्फ इसका सुने बगैर काम नहीं चलेगा। भगवान ने बल्कि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि अभिमन्यु कर्म में, अभिमन्यु नहीं बच्चा ही,
गर्भ में सुनना शुरू कर देता है। पर्सन यानी सुनने की इंपॉर्टेंस समझिए। ये भगवान भी, इवन चलिए भगवान पे एक उदाहरण, जब मैं अपने ऑफलाइन सेशंस लेता हूँ कंपनी में, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप कभी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा गए हैं, बोली जी गए हैं, तो मैंने बताइए सामने भगवान होते हैं, इधर होते हैं, सुनता कौन है, बोलता कौन है, बताइए तो। भगवान सुनते और हम बोलते हैं इसका मतलब सुनने वाला कौन हुआ? भगवान। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि सुनने वाले बनिए ताकि आप भगवान बन सको। बोलने वाला तो भक्त होता है, और सारे किस में लगे हो रहे? बोलने में। फ़हीम बदायूनी साहब का शेर, वन ऑफ माय फेवरेट शेर। नहीं, ये फ़हीम बदायूनी साहब का ही है। मैं रिश्तों के, चाहे कॉर्पोरेट के रिश्ते हों, चाहे वो घर परिवार के रिश्ते हों या समाज के रिश्ते हों, वन ऑफ माय फेवरेट शेर सॉल्यूशन के तौर पे दे रहा हूँ मैं, जी जी। कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, हाँ। तो फिर किस बात का गम है? अगर वो पूछ ले, गम ही किस बात का है? कोई किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पूछते ही क्या करना पड़े? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मैम घर में सब ठीक, तो अगले 2-3 मिनट मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। और सुनने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। और आजकल की जो जनरेशन ग्रो कर रही है, उसका तो डायलॉग ही क्या है? अपन नहीं सुनते भाई गिरी, अपन ने एक और, अच्छा इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले गए, और अगला लेवल पे ले जाता हूँ मैं जी। वो कहते ना, एक गाँव की कहावत है, एक तो कोड और ऊपर से खुजला दो उसको, कुछ कड़वे कुछ नहीं चढ़े वाला मामला। एक तो सुन नहीं रहे, ऊपर से हमने एक डायलॉग और दे रखा है भाई, हम तो मुंह पे बोलते हैं, हम नहीं डरते किसी से, हम तो मुंह पे बोलते हैं। और इसमें भी अगला डायलॉग क्या है, बोले हम तो सच बोलते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाए तो हम क्या करें? मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी एक लाइन है मैं, जी। आपके सच को भी बदतमीज होने का हक नहीं है। जी जी। तो क्या मैं आपकी अब ये बात मान लूँ कि हर बात आप सच बोलते हैं, तो कल को आप किसी दिव्यांग व्यक्ति को जिसके पैर नहीं है, उससे कहेंगे वही लग रही धरा, और फिर कहेंगे कि मैं तो सच बोल रहा था। सच में भी सच है ये तो, नहीं इसमें झूठ क्या है? लंगड़ा नहीं है क्या वो? तो क्या मैं लंगड़ा कह के बोलने लगी सामने वाले को? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब मैं अंधे से, तो फिर तो आप अपने पापा जी से ही कह के बोलते होंगे वही बाप इधर आ, और फिर कहते होंगे कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल सच है, पर आपके सच को बदतमीज होने का थोड़ी है। बिल्कुल भी। और मैं आज तक नहीं समझ पाया ये आपका सच बदतमीजी क्यों होता है। मैं माफ़ी के साथ एक ऑडियंस को एक उदाहरण देता हूँ। जी। आप कभी ईमानदार लोगों की समस्या देखना क्या है। ईमानदार आदमी इस घमंड में जीता है सारी जिंदगी में, ईमानदार। मैंने, आपका ईमानदार होना आपकी चॉइस है, एहसान थोड़ी है किसी पे। एक्चुअली अगर आप ईमानदार हैं तो इस बात के घमंड में क्यों घूम रहे हैं कि आप ईमानदार हैं? अगर आप सच बोलते हैं तो आप इस बात को बार बार कड़वा बोल के क्यों बताना चाहते हैं कि मैं तो कड़वा। मैं तो सच ही बोलता हूँ। और समझिए बात को, हो सकता है हर सच्ची बात कड़वी होती हो, पर इसका मतलब हर कड़वी बात सच्ची नहीं होती। अब लोगों पे सच बोलना तो आता नहीं, तो ये क्या बोलते हैं, कड़वा बोल लो। मैं टैपिंग एक टॉपिक दे रहा था आपको। अब देखो, टैपिंग किसको बोलते हैं? ट्रैकिंग बोलते हैं जाल को। जी। मेजॉरिटी जो है बदतमीजी लोगों की है, मेजॉरिटी उनके जिन पे बोलना नहीं आता। ये जो लाइन थी ना कि बोलने से कुछ नहीं होता, मैं लिख के दे सकता हूँ कि उन्होंने बनाई है जिन पे बोलना आता नहीं। अब वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई करें? बोलना तो उन पे आता नहीं, तो उन्होंने डायलॉग क्या दे दिया, बोलने से कुछ नहीं होता। इंदौर में मैं एक इनॉग्रेशन में गया, इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन था, बहुत कई साल पहले की बात है। 4 पार्टनर थे। प्रोग्राम शुरू हुआ 1-1:15 बजे, प्रोग्राम शुरू हो गया था। प्रोग्राम 2-2:30 बजे शुरू हुआ। चारों पार्टनर सामने बैठे हुए हैं, इधर हम ऑडियंस में हम भी बैठे हुए थे। पहले पार्टनर प्रेस को 20 मिनट बोले, दूसरे बोले, तीसरे बोले, चौथे का नंबर आया, चौथे के माइक में आया, वो खड़े हुए और उन्होंने एक डायलॉग बोला, मैं बोलने में यकीन नहीं रखता, मैं बोलने में यकीन नहीं रखता, करने में यकीन रखता। सब ताली में मैंने हाथ उठाया। मैंने कहा सर एक सवाल है। बोले दी पूछिए। मैंने कहा सर आप पिछले 1.5 घंटे से ये एक लाइन बोलने के लिए यहाँ बैठे हुए थे कि मैं बोलने में यकीन नहीं रखता, करने में यकीन। अगर आप करने में यकीन रखते थे तो आप पिछले 1.5 घंटे से कुर्सी पे बैठ के कर क्या रहे हैं? आपको तो अंदर ऑफिस में होना चाहिए था। आपको तो कुछ भाई स्पीच तो ये तीनों देनी थी। यस भैया, स्पीच तो ये तीनों दे रहे थे ना, आपको तो बोलने में यकीन ही नहीं है, तो आपको तो शेयर भी नहीं होना था यहाँ, आप अंदर काम करते। और मैंने कहा आपने अपने इस एक डायलॉग के चक्कर में 3 को बेवकूफ सिद्ध कर दिया। 3 पे तो बस बोलना ही आता है, करने में यकीन नहीं रखते। कारण होने कहीं से एक डायलॉग सीख लिया। अब जिस पे बोलना नहीं आता वो ये तो स्वीकार कर नहीं रहा कि मुझे बोलना नहीं आता, उसने एक डायलॉग बना लिया, मैं करने में यकीन रखता हूँ। तो फिर आप काम करिए ना। आपको तो स्टेज, आपको नहीं मालूम था कि यहाँ माइक रखे हुए हैं, आपको नहीं मालूम था कि यहाँ स्पीच देनी है,
तो आपको तो पहले मना कर देनी थी ये बात। शेड्यूल होती है चीजें। आपको तो मना कर देनी थी ये बात कि भाई मैं स्टेज पे क्या करूंगा, मैं तो बोलने में यकीन। नहीं, तो आपने तो अपना 1.5 घंटा यहाँ खराब कर लिया। तो मैंने कहा सर ये डायलॉग है, अगर आप करने में यकीन कर रहे होते तो आप अंदर ऑफिस में होते, इस चेयर पे बैठे ही नहीं होते। मेरा जो पॉइंट है मैम कि जब लोग जिस पे बोलना नहीं आता उन्होंने डायलॉग बना लिए कि बोलने से कुछ नहीं होता। अब जिस ट्रैपिंग में ला रहा हूँ, देखो कमाल की बात, सच कड़वा हुआ कैसे, हमने विनम्रता के साथ किया क्या, पोलाइटनेस के साथ किया क्या। उदाहरण देके बताता हूँ मैम, हम जिस समाज और जिस सोसाइटी में रहते हैं, देखो मैम आप कभी ये डायलॉग सुनना, जो बदतमीजी से बोलता हो, जो कड़वा बोलता हो, उसके लिए पता हम क्या बोलते हैं, मन मन का साफ है, मन में इसके में लेंगे जी। चूं पे आता है बोल देता है। हमने हर तमीज आदमी को, हर Like- बेगैरत आदमी को मन का साफ बता दिया, ग्लोरीफाई कर दिया। मतलब बदतमीजी से बोल दो, मुंह पे बोल दो तो आप क्या हो, मन के साफ हो। और आप थोड़ा सा भी पोलाइटली और विनम्रता से बात करो, पता क्या बोलते, ओए चालू चीज है भाई, बहुत तेज है, बहुत मीठा है भाई, ऐसे घुस जाएगा पेट में। आपने पोलाइट बोलने वालों के साथ तो उनको या तो चालू बता दिया, या मतलब ही बता दिया, या मीट बता दिया कि बड़ी चालाक है, और बदतमीजों का आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो आदमी क्या सोचता है, यार मैं विनम्रता से क्यों बोलूँ, पोलाइटली क्यों बोलूँ, अगर मैं पोलाइटली बोलूँगा तो ठप्पा किस चीज़ का लग जाएगा। अब मैं एक टॉपिक आ गया मुझे टाइपिंग पे याद, मैं स्ट्रेस पे बहुत कॉर्पोरेट में जितने भी सेशंस होते हैं उनमें 90% केस में हमसे कहा जाता है सर स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस पे बोलिए ना बन जाएगा। छोड़िए ना, सॉल्यूशन वॉल्यूशन तो बाद की बात है। आज का एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। जी जी जी। मैं ये कहता हूँ मैम, AI तो बहुत बाद में आया, AI के बारे में तो मैं नहीं जानता, पर मैं चैलेंज दे सकता हूँ आज जो है वो है AS, आर्टिफिशियल स्ट्रेस, फैब्रिकेटेड स्ट्रेस। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इतना तनाव किसी को है नहीं जितना सबने बता रखा है कि मुझे तनाव है, मुझे तनाव है, मुझे तनाव है। उसका रीजन बताता हूँ, अब वैसा हुआ क्यों। जी। आपको कहीं भी चले जाइए स्माइलिंग फेस मिलेंगे नहीं कंपनी में, परेशान लोग, तनावग्रस्त लोग, स्ट्रेस में मिलेंगे। अब इसका रीजन बताता हूँ। आपके कंपनी और आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं और 2 एम्प्लॉय हैं। एक एम्प्लॉय बड़ा माका पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है, परेशान है, टेंशन में, स्ट्रेस में, और दूसरा दांत फाड़ रहा है, हंस रहा है, और आप अपने ऑफिस पहुंचती हैं। जी। बताओ आप इन दोनों में से किसको जिम्मेदार, किसको समझेंगे कि नहीं इसे कंपनी की चिंता है, और किसको लापरवाह और गैर जिम्मेदार मानेंगे। डेफिनेटली जो हंस रहा है उसको गैर जिम्मेदार, और जो स्ट्रेस लेती हाँ इसके पास तो बड़ा प्रेशर है, काम है ये। आपने तनावग्रस्त, परेशान और दुखी लोगों को तो जिम्मेदार बता दिया, और हंसते मुस्कुराते लोगों को गैर जिम्मेदार बता दिया, लापरवाह बता दिया। चिराग शर्मा साहब का शेर है कि हंसने पे क्या पता था कि जोकर बताएंगे। अब जिसको जो बताएंगे रो कर बताएंगे। अब हर आदमी रो रो के परेशान होके तनाव में बता रहा है, ताकि ऐसा ना लगे। आप हम सब जिस समाज से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, चाहे गांव की बात करूं या शहर की बात करूं, एक परिवार में 2 लड़के हैं, 2 भाई हैं। एक बड़ा सीरियस है, गंभीर रहता हो, कम बोलता हो, और दूसरा बड़ा हंसमुख और बड़ा मतलब दिलदार हंसमुख टाइप का हो। और हमें उस घर में कोई ऐसा काम पड़ जाए, उनका प्लॉट लेना है, प्लॉट बेचना है, कोई जिम्मेदारी वाली बात करनी है, आपको साहब घर से भेजते ही समय पता है क्या बोलेंगे कि किससे बात करना। हाँ, उस जिम्मेवार मैनेज जो सीरियस सा है वो तो हंसता रहता है। हंसते हुए लोग हमने गैर जिम्मेदार बता दिए, हंसते हुए लोग हमने लापरवाह बता दिए, हंसते हुए लोगों को हमने हल्के में लेना शुरू कर दिया। और अच्छा मेजॉरिटी किन लोगों की थी, देखो हंसना तो एक गुण है ना भाई, ये तो भगवान ने सबको हंसना नहीं आता, सबको खुश रहना नहीं आता, सबको मस्त रहना नहीं आता। तो जिनकी मेजॉरिटी थी उन्होंने क्या किया, अरे हंसने वालों को बेवकूफ सिद्ध कर दो, मुस्कुराते हुए लोगों को गैर जिम्मेदार सिद्ध कर दो। अब जो गंभीर है, मैं तो ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी से रहा हूँ जी। 10-15 साल पहले तक। ट्रेनर होने का मतलब ये था चश्मा लगाओ बड़ा सा, चुप रहो, कम बोलो, ताकि तुम बुद्धिजीवी लगो। अब देख लेना, आज भी देख लेना, बुद्धिजीवी होने के ना, आप एक टर्म सुनी होगी मैम, बी प्रोफेशनल। और मैं तमाम सुनने वालों से भी एक सवाल पूछता हूँ जी, कब कब आपसे कहा गया बी प्रोफेशनल, किन कंडीशंस में कहा जाता है बी प्रोफेशनल। मैं कोशिश करता हूँ बताने की, आप उसे बस वैलिडेट करिएगा और आप लोग भी वैलिडेट करिएगा। जी 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 प्लीज। आप अपने एम्प्लॉयज से कंधे पे हाथ रख के बात कर लो, हाँ तो आपका कोई दोस्त या जो नॉन क्या बोलेगा, यार अमर भाई बी प्रोफेशनल यार। आप किसी अपने जूनियर से, किसी सबऑर्डिनेट से, किसी एम्प्लॉय से डायरेक्ट मिल लो, जी
बी प्रोफेशनल। यार तुम कैसे सबसे ऐसे खुल के बात करते हो, कहीं भी खड़े हो जाते हो तो इनके साथ ही चाय पी लेते हो, मतलब बी। यानी अगर आप इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें जी तो बी प्रोफेशनल का मतलब है मतलबी बनो। बी प्रोफेशनल का मतलब है चालाक बनो, और सही वर्ड यूज कर दो, बी प्रोफेशनल का मतलब है कमीने बनो। आपको आज तक किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि तुमने यार इसको कमिट किया था टाइम पर डिलीवर करने के लिए, बी प्रोफेशनल, डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए? किसी ने बोलते हुए सुना ऐसा? क्या डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए बी प्रोफेशनल? वो तो सेकेंडरी चीज है। वो तो है ही नहीं, कहीं काउंट ही नहीं कर रहे। यार मीटिंग 9 बजे की थी, तुम्हें 9 बजे मीटिंग में होना चाहिए था, बी प्रोफेशनल। यार तुमने अगर कोई कमिटमेंट कर दिया था उसको पूरा करना था, बी प्रोफेशनल। मतलब प्रोफेशनल में ये नहीं आते, प्रोफेशनल में आती है बदतमीजी, प्रोफेशनल में आती है गैप बना के रखो, प्रोफेशनल में आती है कोई तुम्हारा सबॉर्डिनेट है उससे हालचाल भी मत पूछ लेना, प्रोफेशनल से आती है अपना काम निकालो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये प्रोफेशनल होना हो गया। और क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं तो उन्होंने प्रोफेशनल होने की परिभाषा ही बदल दी। जी मैं कहता हूँ प्रोफेशन के नाम पे अच्छे क्यों नहीं बनते, प्रोफेशन के नाम पे आप हंसमुख क्यों नहीं बनते? बिल्कुल। बशीर बतरी या निदा फाजली साहब एक शेर है कि कोई हाथ में दिमाग में बैठा दिया गया ना कि कोई गैप रखा करें, कहा जा रहा कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नई मिजाज का शहर है जरा फासलों से मिला करो। मतलब लोगों को ये समझाया जाता जाती है अचानक ऐसे मत मिलना, ऐसे दिखाओ ना तुम वो नहीं जनाब से, वो नहीं जनाब में साहब अंदर बैठे लूडो खेल रहे हैं और बात बताई जा रहा बिजी चल रहे हैं, ताकि ऐसा लगे कि महत्वपूर्ण है। तो मतलब मैं तो ऐसे बताऊं कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मिल गया तो ऐसे लगेगा इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये तक बताया जाता है फोन एकदम मत उठाओ, हाँ मैसेज एकदम रिप्लाई नहीं। आप बनाना क्या चाह रहे हो मैं ये समझ में नहीं आता। मतलब हम मतलबी बन जाए, चालाक बन जाए, अपना काम निकालने वाले बन जाए तो हम प्रोफेशनल है। तो समस्या ये है। खैर मैं बशीर बदर साहब यानी निदा फाजली साहब माजरत के साथ, माफ़ी के साथ, शेर उनका इनमें से किसी का है कि कोई हाथ मिला मिलाएगा गरगने मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासलों से इलाका। लेकिन मैंने इस पे ये लिखा कि यारो आसमान पर हम पहुँचे हैं उठकर खाक से, बहुत बढ़िया। हम वो चिंगारी हैं जो पैदा हुए हैं राख से, और तुम हाथ मिलाओ या ना मिलाओ तुम्हारी मर्जी, हम अमर चौधरी हैं गले मिलेंगे तपाक से। भैया आप तय करो ना कि तुम्हें मिलना है तपाक से, नहीं हम तो मिलेंगे तपाक से भाई। बहुत सुंदर। मेरा पॉइंट ये है कि प्रोफेशनल बनने के नाम पे बदतमीज मत बन जाइए, सच बोलने के नाम पे कड़वा बोलना मत शुरू कर दीजिए, बदतमीजी से बोलना मत शुरू कर दीजिए। और क्योंकि मेजोरिटी आप लोगों की है तो हर जगह बैठ के मेजोरिटी के डायलॉग बाजी चला नहीं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरा यार, बहुत सुंदर। इस पे ना मुझे एक बात याद आई, रील है आपको पता है बॉन्डी देख का एक रील देखी मैंने सुष्मिता सेन जी की, बहुत ब्यूटीफुल बोलती हैं वो भी। कहते हैं कि बहुत पहले उन्होंने भी किसी से सुना था कि आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, किसी भी तरह का, कितनी भी बदतमीजी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपका आंसर कभी भी बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी हिस्ट्री होगी, जब वो उसको दोहराया जाएगा तो ये होगा इन्होंने ये जवाब दिया था, ये नहीं कभी याद रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन में सब दिया था। क्या क्या कमाल की बात कही है। मैं स्पोकन इंग्लिश पर आया करता जी एक बच्चे ने नीचे उतरा किसी से बदतमीजी से बात कर दी जी और वो बोला अरे सर वो ऐसे बात कर रहा था, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा जी कि कौन था जिससे ऐसा हुआ, और कोई सर यहीं पीछे जो अपनी ऊपर कोई लड़का था उसके साथ ऐसा। मैंने तो मेरा एक सवाल है, क्या उसके माँ बाप ने उसको अच्छे स्कूल में भेजा? बोला नहीं सर वो तो ये तो नहीं लगता, मैंने उसे कोई ग्रेजुएशन या कॉलेज में पढ़ना है गया। अरे मैंने ले कि सर वो तो ऐसे ही फाल तो भेजा होगा। मैंने क्या उसके पेरेंट्स ने ऐसा पैसा खर्च किया जितने तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च किया? जी। बोले नहीं। तो मैंने कहा बेवकूफ़ वो है तू, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश पे 8-10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तुम्हें अच्छे स्कूल्स में ले जा, अच्छी परवरिश दी, अच्छी संगतें दी, और उसके बाद तुम और वो सेम ही काम कर रहे हो। तो तुमसे समझदार तो वही निकला जो काम तुम लाखों रुपए खर्च करके कर रहे हो वो उसने फ्री में ही कर दिया। तो मैंने यार कम से कम इस परवरिश की तो चिंता कर लो, कम से कम इस पैसे की तो चिंता कर लीजिए जो मुझ पे इन्वेस्ट किया गया है। जी। वो हम मुझसे किसी ने कहा था सर आज से 20 साल पहले, और उसने मेरी थॉट, हालांकि मैं कभी ईश्वर की कृपा से मैं वैसे भी कहने लगूँ, मैं कभी मतलब मैं ऐसा नहीं मैंने कभी किसी से कुछ ऐसा बोल दिया हूँ, लेकिन मैंने किसी से बस में, मैं कॉलेज जा रहा था स्कूल से, तो मैंने एक लड़के से ऐसा बोल दिया, अरे तू उधर, मतलब अपनी गांव की लैंग्वेज में, अरे मैंने कहा उधर तू करके ऐसा बोल दिया।
तो पहले ना ऐसा होता था, गांव के बड़े बुजुर्ग किसी को भी कुछ भी बोल सकते थे, ऐसा नहीं कि ये जान पहचान का हो तो ही। तो उस बस में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझसे एक लाइन कही कि बेटा कहाँ से है। उसने मेरे गांव का नाम, उन्होंने गांव का नाम पूछा तो मैंने गांव का नाम बताया, चिरोड़ी से। बोले किनमें से है? किनमें से मतलब गाँव में ऐसे पूछते हैं। तो मेरे पापा जी का नाम बताई थी, मैं उनका महाराज साराजा होटल वालों का बेटा हूँ जी, चिरोड़ी से। बोले यार कौन का बेटा है? और ऐसे करके बोल रहे। उन्होंने एक लाइन पढ़ी, वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य बन गई। उन्होंने उससे कहा कि तू जो ये बदजुबान बोलता है, तू नहीं, तेरा खानदान बोलता है। बोले जब आप बदतमीजी से बोल रहे होते हैं जब सामने वाले, और आपको लग रहा होता है इसकी औकात बता दी, और बोले इसको नीचा दिखा दी। बोले ना बेटा, तूने इसकी औकात नहीं बताई, तूने अपनी परवरिश बताई है, तूने अपने खानदान का परिचय दिया है। तो मैं ये मान के सकता हूँ कि सच्चाई के नाम पे बदतमीजी मत बनिए। आप पोलाइटनेस को कृपया करके, मैं समाज से के नाते ऑडियंस से भी कहना चाह रहा हूँ, सुनने वालों से भी कहना चाह रहा हूँ, हरसने वाले को आप गैर जिम्मेदार मतलब, वरना तनावग्रस्त नस्लें पैदा होंगी हमारी। अब आप देखिए ना, अब आप 8-10 साल का बच्चा क्या बोल रहा है, मैं डिप्रेशन में। हाँ, डिप्रेशन, हाँ, मतलब आप स्ट्रेस हुआ है एग्जाम का। आप कहीं बीच में रुक ही नहीं रहे। एक्चुअली शब्दों ने ही तो गड़बड़ कर दी हमारे। जी जी। आप घर में जो हम, आप बताइए आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, मेरे पेरेंट्स ने कब ये शब्द घर में प्रयोग किया था कि मुझे डिप्रेशन? कब प्रयोग किया था? कब बोला था स्ट्रेस में हुए? कब ये वर्ड? इतना तो बोल सकते थे यार आज थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा बस परेशान हूँ, इतना। मैं पिछले 20-25 सालों में जो एक सबसे बड़ा बदलाव, सामाजिक बदलाव बताता हूँ क्या हुआ। पिछले 20-25 साल पहले अगर आपको कोई परेशान या दुखी दिख जाए तो पता क्या बोलते थे? इतना क्या बात है, थोड़ा परेशान लगे। यानी परेशान होना क्या लगता था? चंबे का विषय। हाँ परेशान होने को हमने नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ था। जी जी। और अब उल्टा चल रहा है। अब आपको कोई मुस्कुराता मिल जाए, हंसता हुआ, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं तो हम क्या बात है, तो बोलेगा तो हो। यानी अब हंसना आश्चर्य का विषय है। परेशान होना, स्ट्रेस में होना, तनाव में होना, ये तो हमने आश्चर्य के विषय नहीं छोड़े। हमारे लिए हंसते हुए लोग ऐसी प्रजाति बन चुके हैं। अब लगता है हंस कैसे सकते हो? उसका रीजन बताता हूँ। हमने माहौल ही ऐसा बना रखा, हमारी बातचीत क्या, आजकल एक तो स्ट्रेस बहुत है। हाँ, और अगर मैं पेपर पे लिखवा लूँ किस चीज़ का स्ट्रेस है, एक लिख के नहीं पा रहे वो। बहुत डिप्रेस है हम बड़े इस चीज से। और अच्छा डायलॉग बारी ऐसे में हाँ। आजकल हर कोई तो डिप्रेशन में है। मैं पूछता हूँ, आप 500 लोग उठा लो, चलो कर लो चेकअप, कहाँ डिप्रेशन में। और हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया वो चीज़ों को, तो और इसमें मैं माफ़ी के साथ खुद को भी काउंट करता हूँ, खुद को इन द सेंस अपनी फ्रेटर्निटी को। मैं ट्रेनिंग में तमाम ट्रेनर से, तमाम माइंड कोचेस से, तमाम उन लोगों से, लाइफ कोचेस से, तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा अपना मानना है, चाहे देखिए मेरी फ्रेटर्निटी है, मैं भी उसमें आता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मैम, बीमारी बढ़ने पर डॉक्टर्स नहीं बढ़े इस देश में, डॉक्टर्स के बढ़ने पर बीमारियाँ बढ़ी हैं। मैं चुनौती देता हूँ, एक गांव ऐसा ढूंढिए जिस गांव में कोई बीमार ना पड़ा हो पिछले 500 साल से, और वहाँ एक क्लिनिक खुलवा दीजिए, और फिर 6 महीने बाद उसी गांव में जाना, आपको आधा गांव बीमार होना शुरू हो जाएगा। उसका रीजन बताता हूँ। जब तक वो क्लिनिक नहीं था, वो किसी को खांसी हुई तो वो नमक के पानी से गरारे पड़ा, या किसी ने खांसी ज़्यादा हो गई, हल्दी ले ली दूध से। लेकिन अब जैसे वो खांसी होगी और वो क्लिनिक पे जाएगा तो उससे पहले 2 सप्ताह से अधिक खांसी, टीबी भी हो सकती है, कहीं तुम अस्थमा ना हो जाए, तुम एक काम करो। और तो अब उसे पता चल रहा है मुझे अस्थमा भी है, अब उसे पता चल सकता है मुझे टीबी भी। एक्चुअली हम लोगों ने क्या कर दिया, इतनी सी परेशानियों को इतना विशालकाय रूप दे दिया। अब नॉर्मल बात तो हम करते, आज से 20-25 साल पहले हम बोलते थे यार एक बात है, जब भी हमें कोई परेशानी होती थी तो हम परेशानी शातिर हम बोलते थे एक बात है। और अब नॉर्मल बात को भी क्या बोलते हैं, यार हमारे साथ एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है, चार्जर नहीं लाया मैं। मतलब चार्जर न लाना प्रॉब्लम है, फोन कैसे चलेगा? मैंने कहा यार ये तो मतलब जम्मू कश्मीर की, ये JNK की आतंकवाद की समस्या आ गई, या ये मतलब क्या भ्रष्टाचार की समस्या। तुम एक फोन ना लाने को, नहीं मैं ही नहीं कह रहा नहीं चलेगा, पर क्या फोन चार्जर आप पे नहीं मिल सकता? क्या चार्जर जहां मैं आया हूँ पॉडकास्ट करने, वहाँ ऑफिस में नहीं मिल जाएगा? या मुझे कहीं रास्ते में गाड़ी में नहीं लगा सकता मैंने एक चार्जर ना होने का स्टेटमेंट क्या दिया, प्रॉब्लम है। यानी प्रॉब्लम शब्द को हमने इतना जनरलाइज कर लिया, इतना नॉर्मलाइज कर लिया। अब हर बात तो मैं एक पॉडकास्ट में कह रहा था कि हम लोगों ने पिछले 10 साल में कुछ किया होना हो बड़ा, एक काम कर दिया, हर काम के साथ बड़ा शब्द का प्रयोग करना शुरू कर, पब्लिसाइज कर दिया। मैं उदाहरण देके बताता हूँ। जी जी।
आप जितने बैनर पड़े होंगे भंडारे के, लिख के दे सकता हूँ मैं चुनौती के साथ, उनके फोटो खींच लेना, उन पे लिखा होगा 34वां 38वां 26वां 16वां विशाल भंडारा, विशाल। जिसमें टोटल 5 किलो आलू और 2.5 किलो आटा लगा होगा, वो भी विशाल भंडारा है। नॉर्मल भंडारा कोई नहीं कर रहा आज की डेट में। जहाँ 6 कमी है और 16 सुनने वाले हैं, वो भी कैसा कवि सम्मेलन है, विशाल कवि सम्मेलन, अतिशयोक्ति का महामुकाबला। आप न्यूज चैनल्स देखी, वो डिबेट करा रहे हैं, मुकाबला शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, महामुकाबला। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये महा क्या कर रहा है इसमें, ये विशाल क्या कर रहा है इसमें। विशाल एक्चुअली हमने चीज़ों के सामने विशाल लगाना शुरू, इसलिए अब हम परेशान नहीं होते, हम सीधे स्ट्रेस में जाते हैं। हम परेशान नहीं होते, हम सीधा डिप्रेशन में अब सर दर्द होता ही नहीं, अब प्रॉब्लम होती, अब परेशानी होती नहीं, अब सीधा क्या होता है, हाँ साइनस होता है। अब सीधा हम स्ट्रेस में जाते हैं, सीधा डिप्रेशन में जाते हैं। अरे बोले यार भाई साहब आराम आराम से भी रहते। तो ये मेरी आपने बहुत ब्यूटीफुली कवर किया जी। और जो आपने पहले बताया कि शब्दों का चयन है ना, बढ़ा चढ़ा के क्यों, बहुत सुंदर तरीके से आप अच्छा तो बीच में रोक रहा हूँ आपको बात के साथ। नेगेटिव में बड़े बड़े शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर हम किसी से बोल देंगे पॉजिटिव बड़े बड़े शब्द बोला करो, तो फिर उनका अरे सर पॉजिटिव बोलने से क्या हो जाएगा। अरे मेरे यार तुमने ये क्वेश्चन नेगेटिव बोलते समय क्यों नहीं पूछा भाई। आप मुझे बताइए, आपने भी दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर देखे, मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। हम सब मोटिवेशन के नाम पे लोगों को बता रहे पॉजिटिव सोचो, बढ़िया सोचो, पॉजिटिव सोचो, बढ़िया सोचो जी। मैं ये नहीं समझ पाया नेगेटिव सोचने के लिए इनको किसने मोटिवेट किया था। नेगेटिव आप खुद सोच गए, सेल्फ है वो तो, उसके लिए आपको किसी मोटिवेशन दे। ये सोचने के लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता आपको किसी का मोटिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन ये सोचने के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, इसके लिए आपको मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए। तो इसके लिए टाइटल पता क्या होना चाहिए भाई अमर चौधरी जी, कि एक तो है कि पॉजिटिव सोचे मोटिवेशनल स्पीकर, नेगेटिव स्पेशली ना सोचे, इसका मैं ये कहता हूँ कि आप, बल्कि जो आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि जब आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो आप ये समझ ही नहीं पाते कि जो ना शब्द है, जो नो शब्द है, वो मैं ब्रह्मांड में यूनिवर्स में ट्रेवल ही नहीं करता, एक चुप चैनल नहीं करता। हमें इसको समझना पड़ेगा। आप न्यूमरोलॉजी पे बात करती हैं, आप खुद मैनिफेस्टेशन पे बात करती हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली ना नाम का शब्द कभी भी ट्रेवल करता ही नहीं, ट्रैवल ही नहीं करता। अब जब मैं ये बोलता हूँ मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, भाई जब मैं नेगेटिव आदमी हूँ ना, तो मैं, अच्छा आप अजीबोगरीब बात देखिएगा, वो ना भी यूज करेगा, उससे पहले जो शब्द का प्रयोग करेगा वो भी नेगेटिव होगा। मेरा लॉस ना हो जाए, मैं बिजनेस शुरू किया, अरे भगवान लॉस ना हो जाए, यार दुकान बंद ना हो जाए, हम बात ही कैसे करते हैं। अब आप, मैंने कहा ना नाम का, चलिए नहीं तो मैंने इसको प्रैक्टिकल करके दीजिए। आपको 10 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करनी है, आंखें बंद कीजिए अपनी, बंदर के बारे में ना सोचें। आप लोगों से भी बोल रहा हूँ सुंदर खोलिए, तो आपने बंदर के बारे में सोचा क्या? आपने कहा ना सोचे, क्योंकि आपने मुझे ये बता दिया इससे पहले, क्योंकि हम जो कह रहे हैं ना तो सुनाएंगे दिया, आपने बंदर ही तो बोला, तो बंदर ही तो आएगा, तो बंदर ही तो आएगा ना। ऐसे मैं आपसे कहूँ अपने घर के बारे में ना सोचे, अपने बच्चों के बारे में ना सोचे, आप पहले नैनो सेकंड में बच्चों के बारे में सोच चुके होंगे। ना सॉरी, ना नाम का शब्द ट्रेवल ही नहीं करता। अब जरा उस स्टेटमेंट को देखिए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ना भगवान को सुनता ही नहीं है, ब्रह्मांड को सुनता ही नहीं है। मेरा लॉस ना हो जाए, मैं गिर ना पड़ूं, मैं गिर ना जाऊं, मैं कहीं हार ना जाऊं, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। अब आप गौर करिए, ना भगवान को सुना नहीं। और मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ, भगवान को हम बोलते हैं परम पिता जी। मेरी एक बेटी है, मेरा एक बेटा है। अगर मेरी बेटी किसी से कोई कमिटमेंट कर ले, स्टेटमेंट ले दे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी, या मेरा बेटा कुछ कह दे परिवार में, मोहल्ले में, दोस्तों में, स्कूल में, अगर मेरा बेटा ये कह दे कि कल मैं चॉकलेट लाऊंगा सबके लिए, तो अब एज अ फादर, एज अ बाप, एज अ माँ, ये मुझे ऐसा लगेगा मेरी बेटी की बात गलत सिद्ध ना हो जाए, रह जाए, हाँ भाई उसको पूरी हो जाए। अब मैं कह रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ना भगवान को सुना दे, मेरा एक्सीडेंट हो जाए। भगवान को लगता है यार मेरा बेटा झूठा सिद्ध नहीं होना चाहिए, इसने एक्सीडेंट की बात करी तो चलो इसका क्या करवाओ, एक्सीडेंट करवाओ, इसका लॉस करवाओ, इसको गिरवाओ, यही जाहिर सी बात है। भगवान को तो ऐसा लगता है, परमपिता है वो तो भगवान को ऐसा लगता है मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरे बच्चे की बात गलत सिद्ध ना हो जाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते हो ना धरती पे, कुछ भी नहीं कर सकते हो, शब्द पावरफुल यूज करने शुरू करिए, पवित्र बोलिए, पावरफुल बोलिए और पॉजिटिव, ये तीन चीज अपनी जिंदगी में लाइए, पवित्र, पावरफुल, पॉजिटिव।
आप 20-25 दिन बाद अपनी ज़िंदगी में अंतर बता दी, आपको खुद भी समझ पाएगा कि होने क्या लगा है। शब्द जो है ना मैम, आप अगर शब्द को इंग्लिश में बोलें तो वर्ड बनता है जी। और दुनिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड। आप गौर करिए, वर्ल्ड शब्द के सबसे ज़्यादा करीब शब्द है वर्ड। एक्चुअली मैं एक बुक पे काम कर रहा हूँ, अभी कुछ समय बाद बुक आएगी, उसका मैंने नाम लिखा है स्वग। मुझसे कोई पूछता है ईश्वर क्या है, तो मैं कहता हूँ ईश्वर का संधि विच्छेद करिए, ईश प्लस स्वग, आपके द्वारा बोले गए शब्द ही, आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो ही ईश्वर है, वो ही भगवान है। अब अगर आपके मुंह से ये निकल रहा है मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपके मन से नहीं निकल रहा है, ये भगवान ने कह दिया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं जब बच्चों को उसके लिए तैयार करता था इंटरव्यू के लिए, तो मैं बच्चों से एक बात बोलता था कि बेटा जो तुम सॉफ्ट फॉर्म में यानी मेंटल फॉर्म में जो कुछ लेकर जाओगे, उधर से बस फिजिकल फॉर्म में सेम आंसर लेकर आओगे, रिप्लाई लेकर आओगे। बोले जी मतलब, बोले अगर आप ये सोचते हुए जाओगे मैं पता नहीं यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब सामने वाले को कुछ नहीं करना, सामने वाला इस सॉफ्ट फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में बदल दे और आपसे कहेगा सॉरी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं करा, उसने केवल आपकी सॉफ्ट फॉर्म को जो आप सोच रहे थे उसे शब्दों में ढालकर आपको वापस रिटर्न कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सिर्फ इतना करते हैं कि जो आपने भगवान तक मैसेज दिया भगवान उस पर सिर्फ ठप्पा मार देते हैं। जब आप ये कहते हैं मैं गिर ना पड़ूं, ना हट गया मैं गिर पड़ूं, भगवान कहते हैं तथास्तु, मेरा नुकसान ना हो जाए तथास्तु, ना है नहीं नुकसान पे क्या लग गए। तो मैं तो लोगों से बोलता हूँ भगवान कुछ कर थोड़ी रहे, भगवान तो फिर सिर्फ क्या कर रहे हैं तथास्तु। तो भगवान के साथ, भगवान तो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का काम क्या है कत्ता मारना, तो राष्ट्रपति के सामने फाइल क्यों नहीं देते कि मैं 100 करोड़ का आदमी बनूंगा तथास्तु, मैं भारत का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, की नोट स्पीकर बनूंगा तथास्तु, मेरा पॉडकास्ट चैनल कमाल कर देगा तथास्तु। भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान को तो क्या कर रहा है तथास्तु। आप किसी भी फाइल पर ठप्पा लगवा लीजिए, भगवान मना थोड़ी करता है। आप ये कह दो भगवान के सामने जाके मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, भगवान कहेंगे तथास्तु, इसमें भगवान क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो इतना मोटिवेशन, इतनी एनर्जीज हाई हो चुकी हैं इस टाइम इस प्रेमिसेस की। एक छोटी सी बात और मैं एक जिक्र करूँगी कि मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन की अगर हम जब बात करते हैं तो गेम चेंजर क्या है ज़्यादा? ये इस पर मेरी थ्योरी तो दूसरी है, मैं वैसे से समझाऊँ जी। एक्चुअली मोटिवेशन नाम की अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती है। पहले मैं बताता हूँ जी को, मैंने बहुत पहले एक लाइन यही थी कि बच्चा जब बालिग हो जाए, एडल्ट हो जाए तो उसका क्या बन जाता है, वोटर आईडी बन जाता है। तो आपका मोटिवेशन बालिग हो जाता है तो वो डिसिप्लिन बन जाता है। शुरुआत जो होगी, हम दो चीज़ों को ना डिस्कनेक्ट मतलब आपस में कंपैरिजन कर देते हैं, और कंपैरिजन की प्रॉब्लम ये है, आपने वो सास या बहू, आपने सवाल ये पूछा कि मोटिवेशन या डिसिप्लिन, हाँ। गेम चेंजर क्या है। एक्चुअली सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो शब्द जो आपने इन दोनों के बीच में यूज किया, वर्सेस, और वो है या। मैं अमित सर के साथ मेरा एक पॉडकास्ट था, उसके बाद तो मैंने 2-3 पॉडकास्ट में ये बात करी, और ये भी एक ट्रैपिंग है नीतू में। हमने बड़ी चालाकी के साथ जो दो शब्द एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, जो पूरक थे, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर। आपने इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे लोगों से, या कभी भी डिबेट में भी सुने होंगे, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस, ऐसे सुने तो होंगे आप। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस। इन लोगों से मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ नीतू मैम, आप ये पूछ रहे हो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, नॉलेज या अनुभव? तो मुझे दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के ला कर दिखाइए, एक व्यक्ति जिसमें एक्सपीरियंस को है पर नॉलेज ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर आपने ये सवाल कहाँ से पैदा कर दिया कि नॉलेज या एक्सपीरियंस? ये सवाल आया कहाँ से? एक्चुअली ये सवाल बड़ी चालाकी से दो खूबसूरत चीज़ों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? आपने देखे होंगे एक सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू वांट, लव और मनी? ये इतना चालाकीपूर्ण सवाल है, इसे मैं साजिश बोलता हूँ, इसे मैं टैकिंग बोलता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर तो छोड़िए, इसने बड़ी चालाकी के साथ प्यार और पैसे को दो अलग अलग होल समाट बना दिया कि जहाँ पैसा है वहाँ क्या नहीं होगा, प्यार नहीं होता। ऐसे कैसे? और जहाँ प्यार है वहाँ क्या नहीं होगा। और हमारी जैन जी के दिमाग में, हमारे यूथ के दिमाग में एक बात डाल दी,
व्हाट डू यू वांट, फैमिली और मनी, फैमिली और सक्सेस। अब इतनी चालाकी के साथ बच्चे के दिमाग में घुसाया गया कि इसका मतलब मेरी सक्सेस की जो विरोधी है, मेरी सक्सेस की सबसे बड़ी हर्डल क्या है, मेरी फैमिली है। यानी उसके दिमाग में ये बैठा दिया गया कि अगर फैमिली का सोचोगे, फैमिली के चक्कर में पड़ोगे तो कामयाबी कभी नहीं मिलने वाली। तो मैम मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा, मेरे एक दोस्त ने, कि भाई एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ आपके माँ बाप हैं, आप किसको चुनोगे? मैंने कहा इस सवाल के जवाब तो मैं 1 सेकंड में दे दूंगा। उससे पहले मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा वो माँ बाप ढूंढ के लाओ जो 1 करोड़ रुपए से अलग खड़े होते हैं। ये कौन से माँ बाप? मेरे माँ बाप तो मुझसे ये कहेंगे कि भाई इस 1 करोड़ के सूटकेस को उठा और हमारे साथ रहे, मैं साथ रख। मैंने कहा मुझे तो बस ये बताओ ये क्वेश्चन पैदा कहाँ से हुआ है, ये कंडीशन आई कहाँ से है कि एक तरफ माँ बाप है एक तरफ 1 करोड़? कैसे ऐसा लगा था? आपने बड़ी चालाकी से माँ बाप और 1 करोड़ को अलग अलग कर दिया। अब मेरे दिमाग में एक आपने जहर घोल दिया कि इसका मतलब जब जब माँ बाप की सोचोगे तो तुम पैसा नहीं कमा पाओगे, पैसा नहीं कमा। जबकि ऐसा सिचुएशन ही नहीं थी, ऐसा कभी होना ही नहीं था। तो हमने ऐसे सवाल बनाए, व्हाट डू यू वांट, लव और मनी, व्हाट डू यू वांट, फैमिली और मनी, फैमिली और सक्सेस, व्हाट डू यू वांट, 1 करोड़ रुपए या माँ बाप। और अब हम इतने चक्कर में फंस चुके हैं, इतने चक्कर में फंस चुके हैं। अब घरों में स्ट्रेस किस बात का है, तनाव किस बात के, झगड़े किस बात के, मैं ऑफिस संभालूँ घर संभालूँ है, मतलब ऑफिस जाऊंगी या ऑफिस जाऊंगा तो अब घर नहीं संभालूंगा, और घर संभालूंगा तो अब मैं ऑफिस नहीं संभालूंगा। ये कहाँ से आ रही बात, ये मतलब ये चीज़ें आई कहाँ से? एक्चुअली हम लोगों ने 2 सगी बहनों को, जो एक दूसरे की बहन हो सकती थी, उन्हें एक दूसरे की सौतन बना दिया, पूछ पूछ के सवाल पूछ पूछ के कि ये या ये। तो मैंने इस पर एक टॉपिक बनाया, एक थ्योरी थी जिसको मैं बोलता हूँ और हटाइए, और मतलब इंग्लिश वाला और हटाइए और हिंदी वाला और लगाइए, पैसा और परिवार, प्यार और पैसा, ना कि और पैसा। तो जिस दिन हमने ये करना शुरू कर दिया उस दिन हमें कोई समस्या ही नहीं है। अब हम पूछते हैं कि मैं उस टॉपिक पे नहीं जाने वाला। एक आजकल जो सबसे बड़ी महिलाओं के साथ समस्या हो गई, उनके दिमाग में एक फितूर भर दिया गया कि अब आप घर का काम करोगी तो आपने आज से 10 साल पहले किसी माँ के मुंह से ये लाइन नहीं सुनी होगी अपने बच्चों के लिए खाना बनाते समय या घर का काम करते समय, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या, मैं तुम्हारे लिए सारे दिन काम करती रहूँगी क्या? आप गाँवों के घरों में ही डायलॉग आ गए, गाँवों के घरों में, शहरों में तो छोड़ दीजिए। अब गाँव के घर में माँ ये बोल रही है अपने ही बच्चों से, जिनको वो बड़े प्यार से बड़ा खुश होकर खाना बना के खिला रही थी। अब उसने भी तो रील देख रखी है, अब उसे भी लगता है अच्छा मेरे साथ अत्याचार होना है, मेरे साथ काम करवाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक मत होइए, पर मैं ये कह रहा हूँ अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अर्थ ये कहाँ से हो गया कि अब मैं बच्चों के लिए काम कर दिया तो मैं नौकरानी हो गई, या पिता को ऐसा लगने लगे। मेरा पॉइंट ये है कि बड़ी चालाकी के साथ हमारे जो समाज की, देश की, भारत की, हिंदुस्तान की संस्कृति है मैम, उसकी रीढ़ है समाज, और समाज की रीढ़ है परिवार। तो इन्होंने बड़ी और परिवार की रीढ़ है औरत, तो इन्होंने बड़ी चालाकी से उस रीढ़ पे हमला करना शुरू कर दिया कि आप कुछ मत करो, घर की औरत के मन में, घर की जो स्त्री है, घर की जो महिला है, जो माँ है, उसके दिमाग में ये जहर घोल दो कि भैया मेरी तो वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, और फिर आप करके निकल जाओ। अब घरों में कलेश रहेंगे, जिन घरों में कलेश रहेंगे और ये बच्चे कैसे बड़े होंगे आप भी जानते हैं, स्ट्रेस में रहने वाले, डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन में रहेंगे। जिस घर में कलेश है उसका घर वाला जब ऑफिस जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, जिस घर में कलेश है वो वाइफ भी ऑफिस जाएगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, और ना ही कुछ कर पाएंगे, ना ही कभी अपने लायक बन पाएंगे। और जब देखिए कमज़ोर आदमी को सहारा चाहिए, मजबूत आदमी को किसका सहारा चाहिए? तो इन्होंने परिवारों को ही क्या कर दिया, कमज़ोर। ऐसा मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि इस और के माया जाल से बहा दें। अब वैसे डिसिप्लिन पे एक लाइन बोल लूँ, डिसिप्लिन है क्या, मेरी अपनी परिभाषा क्या है डिसिप्लिन की? वो जरूरी काम तब भी करना जब आपका मन ना कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। कोई मुझसे डिसिप्लिन की परिभाषा पूछे तो मैं कहूँगा जरूरी काम को तब भी करना जब आपका उसको करने का मन ना करना हो, डिसिप्लिन। मुझे बहुत पहले एक डायलॉग बुक चलता है, वो करो जो तुम्हें पसंद हो, वो करो जो, ये भी अब हमारे बच्चों को बर्बाद करने की बनाया डायलॉग, तुम्हें पसंद हो। हाँ, बड़ी जनरल, बहुत। और अब मेरा एक सवाल है, मैं एक होटल खोल लूँ और मुझे छोले पसंद है और आप आइए मेरे यहाँ खाना खाने, तो आप छोले खवा दो, फिर तो मेन्यू कार्ड हटा दूँ, मैं आपको छोले खवा, अब जो मुझे पसंद है मैं तो वो करता रहूँगा। मैं ये कहता हूँ, मेरी इस पे एक थ्योरी है कि अगर आप वो पाना, अब इस शब्दों पे देखिएगा, अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आपको पसंद है जी, तो वो हर काम करे जो जरूरी है, चाहे आपको पसंद हो या पसंद। ये शाहरुख खान की फिल्म में थोड़ी चल रही है मैम,
भाई मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, पर मुझे पसंद नहीं है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना। पढ़ो भाई, पढ़ने से ही होगा। तुम्हें आईएएस बनना पसंद है ना, हाँ मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, फिट रहना, मतलब मुझे हेल्थ फ्रीक हूँ, मुझे फिट रहना, तो भाई जिम मारना पड़ेगा। अभी तुम्हारी पसंद कहाँ रह गई? तुम्हें वो सूप पीना पड़ेगा, तुम्हें वो काढ़ा पीना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। नहीं है। अब तुम डायलॉग, तुम्हें ये बता दे रहे तुम्हें काढ़ा पीना पसंद नहीं है, पर तुम्हारा तो बिगर गोल है ना, तुम्हारे बिगर गोल को इतना छोटे से गोल में बदल दिया गया ये कह के कि वो करो जो तुम्हारे पसंद है। मैं तो इसमें एक डायलॉग बोलता हूँ, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक डायलॉग होता है बच्चों से, एक्चुअली हम सबको यूथ से ताली बजवानी है। ताली बजवाने का सबसे आसान तरीका है वो बोल दो जो वो सुनना चाह रहे हो। कौन यूथ नहीं ये सुनना चाह रहा कि वो करो जो तुम्हारे ऊपर है? कौन नहीं सुनना चाह रहा? हाँ हाँ मैं सेशन पे आए वो करो। वो करो ये भाई, वो और वो करो जो तुम्हारा मन गए। और घर जाके अमर सर ने ये बोला था जो मन में आए वो करो। सब भाई और अमर सर को उस समय ताली मिल गई। अरे हाँ देखो यार सही कह रहे हैं, अमर सर खुश हो गए, उन्होंने एक रील बना ली ताली बजाते हुए बच्चों की। भाई बात वो बोलो जो सही है, उस पर ताली बजवाओ तो बात में दम है। अब ऐसे तो कोई मतलब आप ये, मैं किसी बच्चे से ये पूछ लूँ कि चलो भाई तुम्हें फिल्म दिखाने ले चल रहा हूँ, वो तो खुश हो ही जाएगा। बच्चे जगह चल पढ़ाने ले चल रहा हूँ और फिर भी खुश हो, तो मैं दम वाली बात मानूँ क्या? चले मैं दूसरे पॉइंट पे आया हूँ जी। तो बोले जी वो करो जो आपका मन कहे, वो करो जो आपका मन कहे। मैंने कहा इनका मन तो रात के 2 बजे तक इंस्टाग्राम चलाने का करता है, चलाते रहे। इनका मन तो दोपहर के 12 बजे तक सोने का करता है, तो सोते रहे। भैया तो वो करिए जो जरूरी है, आपका मन कहे या ना का, और ये डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिल्कुल, डिसिप्लिन की शुरुआत के लिए मोटिवेशन चाहिए। एग्जैक्टली। डिसिप्लिन एक्चुअली क्या होता है, हमारे दिमाग में फितूर घुसा दिया गया अंदर से बतलो, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मीथ और सबसे बड़ा झूठ है बड़ा। एक्चुअली हमें ऐसे टूल बताए गए हैं बदलने के जो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकते। मैं इस पर खैर अब लंबा नहीं जाऊँगा, शॉर्ट बताता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया हम सब ने पढ़ा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम और इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कोई भी व्यक्ति या वस्तु हजारों साल सैकड़ों साल उसी अवस्था में बनी रहेगी जिसमें वो है, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए। यस। वो एक्सटर्नल फोर्स मोटिवेशन है। हमें डायलॉग दे दिया गया अरे दुनिया से बाहर से मोटिवेशन का कुछ नहीं होता, कुछ ही दिन चलता है। तो मैंने कहा कुछ ही दिन तो चलना है हमें, वो कुछ दिन चलने के बाद तो मेरी हैबिट बन जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मुझे मोटिवेशन के दम पे 4-5 दिन ही तो जिम जाना है, उसके बाद तो मेरी बॉडी कहेगी जिम जा। जिम जा बिल्कुल। लेकिन आपने तो डायलॉग क्या दे दिया, मन से उठो। अरे मन से उठना होता तो 18 साल पहले से, मैं 18 साल से दोपहर में 11 बजे उठ रहा हूँ और अगले दिन मैं मन से सुबह 6 बजे उठ जाऊँ। कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं हो सकता। तो मैंने इस पर एक फॉर्मूला ये दिया कि भाई आप अपने आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, उसी एक्सटर्नल फोर्स का नाम है मोटिवेशन। आपने किसी का वीडियो देख लिया, अगले दिन आग सिला दी आपके अंदर, आप 2 दिन चले गए जिम। अब लोग क्या बोलते हैं जी मोटिवेशन तो टेम्परेरी है, 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा 2 दिन पहले आप कैसे मोटिवेट हुए थे? बोले सर हमने एक वीडियो देखा था। तो मैंने इस पृथ्वी से वीडियो खत्म हो गए। 2 दिन बाद दूसरा वीडियो देख लो ना। जब हम घर से गाड़ी लेके निकलते हैं और हमें 100 किलोमीटर जाना होता है, गाड़ी की हेडलाइट कितनी दूर का दिखाती? कुछ मीटर तक, 10-15 मीटर। तो आप गाड़ी में ये क्यों नहीं कहते 100 किलोमीटर की हेडलाइट दोगे तो जब जाऊंगा घर से? भाई मैं 10 मीटर आगे जाऊंगा, तुम 10 मीटर आगे का दिखाएंगी, मैं 10 मीटर आगे जाऊंगा, फिर तुम्हें 100 किलोमीटर गए 1000 किलोमीटर चला जाऊं। सेम मोटिवेशन का काम है। अगर आपका मोटिवेट, आप मुझे ये बताइए हम सुबह नाश्ता करते हैं, कितनी देर काम करती है उसकी एनर्जी? 3 घंटे 4 घंटे। हाँ। तो जब आपको लगता है अब लो एनर्जी हो रही है तो क्या करते हो आप? दोबारा तो ये कम मोटिवेशन के साथ क्यों नहीं कर लेते हो? हैबिट। आपका पिछला मोटिवेशन डिसिप्लिन। आपका पिछला मोटिवेशन 4 दिन चला था। क्या आपको सुबह नाश्ता, आपका नाश्ता, क्या आपने कभी नाश्ता ये कह के छोड़ा है अरे यार 3-4 घंटे काम करता है, क्या फायदा इसका, टेम्परेरी है ये तो? क्या आपने लंच ये कह के छोड़ा है अरे क्या फायदा शाम को फिर खाना पड़ेगा? क्या आपने डिनर ये कह के छोड़ा और क्या फिर सुबह दोबारा खाना पड़ेगा? ये कौन सी लॉजिक हुई? हमसे सवाल पूछा जाता है मोटिवेशन के नाम पे, हम कौन सा मोटिवेशन ढूंढ रहे? परमानेंट। बोले सर मोटिवेशन तो टेम्परेरी होता है, बार बार इसकी जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा तरीका बताओ जो एक बार ही हो जाए। मैंने कहा 1 मिनट में बता दूंगा। बस उससे पहले मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा मोटिवेशन से अलग इस धरती पर भगवान ने जो काम बनाए हैं उनमें एक काम बताओ जो एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करना पड़े। नहीं करना पड़ेगा। पानी पी गए दोबारा नहीं पिया, खाना खा लिया दोबारा नहीं खाया, सो गए दोबारा नहीं सोए, सांस लेनी दोबारा नहीं सोए, सांस ले, फ्रेश हो गए दोबारा फ्रेश नहीं हुए। आपने दुनिया के सारे काम
हर छठे सातवें आठवें घंटे में दोबारा कर रहे हो, बिल्कुल। उसमें आपको कोई ऐतराज नहीं है, कोई मोटिवेशन पर आपको मोटिवेशन ऐसा चाहिए आज होने के बाद सैकड़ों साल तक चले। तो ये मैं इसमें तो मोटिवेशन से शुरुआत होती है, डिसिप्लिन उन चीज़ों को कंटिन्यू करता है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, डिसिप्लिन कैन नॉट बी बॉर्न, डिसिप्लिन पैदा नहीं होगा, मेंटेन। पैदा मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन एक दिन आप पे किस में बदल जाएगा, डिसिप्लिन में। बस मोटिवेशन को इतने दिन तक जिंदा रख लीजिए कि वो नाबालिग ही ना मर जाए, उसे बालिग हो जाने दो। 15, 20, 25 दिन का मोटिवेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिसिप्लिन में। ये आपको करना है। बहुत ही सुंदर। डेफिनेटली हम कोई भी ना किसी भी चीज़ को लेके नहीं आए, वी ऑल आर इनकम्प्लीट, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, बट जब हम वो पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उसको और इनकरेज करते हैं, तो डेफिनेटली और चीज़ें खूबसूरती से दिखती हैं, बिल्कुल है ना। जी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, पर मेरे क्वेश्चंस की लिस्ट तो इतनी लंबी है अक्सर। हाँ, सारी पॉडकास्ट तो है, इसलिए तो 2 पॉडकास्ट। डेफिनेटली अब आपको फिर से बिल्कुल, अगर ये यूनिवर्स अगेन चाह रहा है, मुझे बोलूँ चाहेगा, चाह रहा है, क्या हो रहा है, आज मिलाया है तो फिर से मिलाएगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके ये ब्यूटीफुल टाइम और नॉलेज देने का, प्रैक्टिकल ज्ञान जहाँ से मैंने शुरू किया था। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।